হয়েছে। हो गया सर? হ্যাঁ। सर ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुरजीत। गुड मॉर्निंग रोशनी। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। हाँ सर देखो सर, पीजीपीपी चल रहा था तो मैं पीजीपीपी को ही कंटिन्यू करूंगा। ऑलमोस्ट हम लोग पीजीपीपी के कंप्लीशन स्टेज में आ रहे हैं सर। मतलब कुछ 2-4 सेक्शंस हैं, लेकिन काफ़ी वाइटल सेक्शंस हैं। मतलब फ्रॉम एग्जाम पर्पस एज वेल एज डे टू डे लाइफ पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने चाहूँगा सर। जैसे 44AB, 44AD, 44AE, हाँ सर, इस तरह का कुछ सेक्शंस है जिसे बात करना ज़रूरी हो गया। अच्छा, हम लोग येस्टरडे वाली क्लास में सेक्शन 41, सेक्शन 43, हाँ सर, ये सब डिस्कशंस किए थे। तो बाकी जो बचा कुचा सेक्शंस है पीजीपीपी में, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ओके, तो उसके अंदर जो सेक्शंस हो चुका है, आई होप कि आप लोगों को उसमें आइडिया क्लियर हो चुका है। जहां पर आइडिया क्लियर नहीं है आप लोग गो थ्रू करो और मुझे बताओ कहाँ आइडिया क्लियर नहीं है। अच्छा, अगर किसी चीज का मैंने आपको एग्जांपल्स या क्या बोले सर उसको, मतलब केस स्टडीज नहीं बताया तो मैं आगे आगे क्वेश्चंस के थ्रू से बताऊंगा। ठीक है, मतलब 2-4 सेक्शंस ऐसा है जहाँ पर शायद मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व नहीं कराया या फिर कोई केस लॉ या केस स्टडीज बताया नहीं, तो मैं जिसका भी नहीं रहेगा मैं उसका अलग से आपको नोट शेयर करूंगा या फिर क्लास में भी मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे ईच एंड एवरी सेक्शंस पे एग्जांपल एंड केस स्टडीज अगर पता हो ना, थोड़ा अच्छा होता है सर सेक्शंस को समझने में और उसको रेडी करने में। ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हर सेक्शंस के ऊपर एज ए टैक्स कंसल्टेंट हमें नॉलेज चाहिए सर, है ना सर। तो बेसिकली यही हमारा पर्पस है कि हर चीज में एक प्रॉपर बेस रखें। अच्छा चलो सर, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखता हूँ सर कि कहाँ क्या बाकी रह गया और क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, मैं समरी नोट से थोड़ा देख रहा हूँ एक बार। तो जैसे कि आप लोगों के पास भी ये है, तो मैं एक बार आपको गो थ्रू करा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। चलो एक बार देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देखो सर, स्क्रीन शेयर है ना, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। হ্যাঁ আছে। ओके, तो देखो सर, हम लोग मेथड ऑफ अकाउंटिंग या प्रोफार्मा वगैरह में बात किए थे 145 में। उसके बाद सेक्शन 28 जिसमें इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, मतलब कौन से इनकम को पीजीपीबी हेड में चार्ज करना चाहिए, है ना। मतलब बिजनेस प्रोफेशंस में कौन सा इनकम होने से उसको बिजनेस प्रोफेशंस के थ्रू से इनकम टैक्स चार्ज करता है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ये सब बेसिक लेवल डिस्कशन था, मतलब एकदम स्टार्टिंग ऑफ पीजीपीपी। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सर सेक्शन 29, 30, ठीक है, तो जिसमें हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी, ठीक है, कैसे कंप्यूट करना है जो सेक्शन 29 बताता है। ठीक है, जो इसमें प्रोफार्मा का भी डिस्कशन हुआ है। उसके बाद हम लोग सेक्शन 30 से लेके 43D तक का डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें सेक्शन 30 जो है सर वो एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में बात करता है। मतलब सिंपल अगर मैं समरी बताऊं आपको, तो मतलब ये आता है सर कि कौन सा खर्चा हम लोग माइनस कर सकते हैं पीजीपीपी में। मतलब लाइक हमारे बिजनेस में मेरा प्रॉफिट होता है। अब एक सिंपल बात है, बिजनेस में प्रॉफिट करे और प्रॉफिट के बेसिस में सरकार के घर में टैक्स दे। प्रॉफिट इज माई इनकम, सो इनकम टैक्स। सो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रोफेशंस में ग्रॉस रिसिप्ट होता है। बिजनेस में प्रॉफिट होगा, प्रोफेशंस में ग्रॉस रिसिप्ट होगा। तो जितना मेरा ग्रॉस रिसिप्ट, प्रोफेशनल्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, ठीक है, जो कोई भी अपना प्रोफेशन संभालते हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता है, वो ग्रॉस रिसिप्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना फीस लेता है ना। और जो टर्नओवर पे काम करते हैं वो प्रॉफिट करते हैं। सो वट एवर, अल्टीमेटली दोनों का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, पीएल कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो अगर आप प्रोफेशन संभालो या बिजनेस संभालो, आप प्रॉफिट करोगे और सरकार के घर में अपने प्रॉफिट के बेसिस में एज पर दी टैक्स स्लैब टैक्स जमा करोगे। ये तो सिंपल बातें हैं। अब बात है सर कि ये टैक्स जमा करने के चक्कर में पीजीपीपी में ये बताया जा रहा है कि एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है,
और उसके बाद उसके बेसिस में प्रॉफिट के ऊपर वो टैक्स देता है। अब इनकम टैक्स कहता है कि आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो एज पर इनकम टैक्स होना चाहिए। तो उसके लिए इनकम टैक्स ने सेक्शन 30 से लेके ऑलमोस्ट 37 तक एक लंबा सेक्शंस का लिस्ट दिया है आपको, जिसमें कौन सा खर्चा आप बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर बेस करके पीएल में डेबिट करना चाहिए आपको, उसके ऊपर एक पूरा लिस्ट देके रखा है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है सर। ठीक है, इसमें सेक्शन 30, 31, 32 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर डिप्रिसिएशन। ठीक है, उसके साथ हम लोग सर धीरे धीरे डिप्रिसिएशन का भी काफी सारा कैलकुलेशन क्लास में कर चुके हैं। फिर 35 जिसमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो अपने बिजनेस पे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस करना है तो उसमें रिसर्च करना पड़ता है। आप उसमें कोई भी प्रिलिमिनरी खर्चा करो, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर्स करो, उसका खर्चा कहाँ कहाँ डोनेट करने में, मतलब अगर आप खुद नहीं कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट को दे रहे हो तो उसके बारे में भी डिस्कशन था। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन, मतलब आप ऐसे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे 35AD के तहत, 35AD के तहत अगर कुछ ऐसा बिजनेस भी है, ये सब आप लोग जानते हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। मेरे फास्ट बोलने के पीछे और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज ये कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सेक्शंस के साथ आप थोड़ा कनेक्ट हो जाओ। तो 35AD में ऐसा ऐसा बिजनेस के ऊपर बात किया है कि जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट मिलता है, ठीक है, डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिल जाता है। ये 35AD का एरिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सर 36 की तरफ बढ़े, ठीक है, 35D की तरफ बढ़े, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, फिर 35DDA की तरफ भी हम लोग बात किए, फिर 36 का भी काफी सारा एरिया है उसको कवर किए, फिर हम लोग 37 में बात किए, फिर हम लोग 40 में, अच्छा 40 में जब हम लोग आए तो हम लोग ये पॉइंट पढ़े सर कि अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, मतलब जो खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते पीएल में। ठीक है, जैसे कि टीडीएस वगैरह नहीं देके अगर किसी को पेमेंट कर देते हो बाहर, इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर जिसको सैलरी पेमेंट हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा हो चुका है सेक्शन 40 का एरिया। फिर पार्टनरशिप या एलएलपी बिजनेस में भी सेक्शन 40B, किसी को पेमेंट कर रहे हो तो कितना पेमेंट कर सकते हो, बिना टीडीएस का करोगे तो क्या होगा, वैसा वगैरह वगैरह चर्चा था। ठीक है, डिटेल्स चर्चा हो चुका है। इस तरह से करते करते हम लोग यस्टरडे वाले क्लास में 41 में आके रुके थे, याद है आपको? हाँ सर, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स का जरूरत पड़ रहा था कि सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो सर 41 में मैंने कोई एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिया नहीं था, जस्ट आपको मैं प्रोविजंस बताया था। तो मैंने आप लोगों के लिए ना एक एग्जाम्पल्स रेडी किया सर, ये देख पा रहे हैं सर आप लोग? मैंने सोचा कि एग्जाम्पल आप लोग को बताना चाहिए तो मैंने रेडी किया। मैं अभी डिस्कस नहीं करता पर बाद में मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब एक न्यू सेक्शन स्टार्ट करूंगा क्योंकि 41 में कल चर्चा किया है हमने, और 41 सबसेक्शन 1 ये काफी इंटरेस्टिंग चर्चा है जो मैंने लास्ट दिन बोला था आप लोगों को। अब इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किया, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 बोल के, जिसमें कुछ केस स्टडीज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सर, दिख रहा है ना? यहाँ पर कुछ केस स्टडीज है जिसमें 41 सबसेक्शन 1 का, ठीक है, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट था कि अब हमारा कुछ लाइबिलिटी है, ठीक है, बट बाद में हमारा लाइबिलिटी नहीं रहता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे हमारा इनकम मान लेता है। लेकिन सर ये सिचुएशंस कैसे कैसे हो सकता है, इसी का कुछ केस लॉ मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिसर्च करके मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा रेडी किया। अब ऑलरेडी आपको नॉलेज तो है बट ये केस स्टडीज एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगा। और कुछ रिसेंट केस लॉ, एक्चुअली इनकम टैक्स के साइट से ही मुझे ये सब डिटेल्स मिला है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ से कुछ रिसेंट केस लॉ है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 का। ठीक है, तो रिसेंटली, मतलब काफी पुराना नहीं है सर, काफी नया है। तो ऐसा कुछ रिसेंट केस लॉ है जो रिसेंट लेवल में मार्केट में हुआ है या चल रहा है। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट का कुछ केसेस है, मुंबई का कुछ केसेस है, ठीक है, कमिश्नर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम रहा है। तो ये कुछ एरिया है जिसमें केस लॉ है सर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 का। तो मैं आप लोगों को ये नोट शेयर करूंगा, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को मिलना भूल जाते हो तो मतलब नहीं मिलता है तो मुझे एक बार जरूर व्हाट्सएप करना सर, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज शेयर करूंगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये है सेक्शन 41 का थोड़ा सा डिटेल्स एग्जांपल्स। देखता हूँ अगर आज के क्लास में भी मैं कोशिश करूंगा, अगर एग्जांपल आज ही बोल दिया जाए तो अच्छा रहेगा, अगर आज नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में बोल देंगे सर, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपके साथ सेक्शन 43B में कल चर्चा किया था, याद आ रहा होगा आपको? ठीक है, कुछ डिडक्शन ऐसा भी होता है जब जब तक आप एक्चुअल पेमेंट ना करते हो तब तक उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा,
याद है ना, जैसे कि लोन का इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट था, है ना। सेक्शन 43 भी, जब तक एक्चुअल में पे नहीं होता तब तक आपको डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है। एक्चुअल पेमेंट होगा तभी डिडक्शंस मिलेगा। एक्रूअल बेसिस में डिडक्शंस अवेलेबल नहीं था सेक्शन 43 भी, जिसमें इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट था, जिसमें आपका क्या बोलते हैं उसको, लाइक कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा दे रहा है तो उसका पैसा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ एग्जांपल था जो 43B के अंदर हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने सर 43CA पे भी बात किया। सर ये 43CA स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे बात कर रहा है कि अगर हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट का, मतलब बेसिकली जो लोग प्रोमोटिंग का काम करता है, ठीक है, लैंड बिल्डिंग पे जो लोग बेसिकली बिजनेस करता है, उनके लिए ये वाला सेक्शन लागू होता है। क्योंकि जो लोग लैंड बिल्डिंग का बिजनेस करता है या धंधा करता है, उनको, सिंपल बात है, मैं धंधा वर्ड इसलिए नहीं यूज करता है, साउंड बैड, आई नो दैट, बट फिर भी जो लैंड बिल्डिंग का बिजनेस करता है, सेल बाई करता है, उनको जब किसी को सेल करना होता है ना सर, तो उसके ऊपर बेस करके उनका ना एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है। मैं कल आप लोगों को दिखा रहा था कि सेल पे कैसे स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, अगर कोई 110% के ऊपर अगर एक्चुअल से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में अगर कैश ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो सर आज क्या बताने वाले हैं? सर आज मैं आपको 44A भी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैंडेटरी ऑडिट के बारे में बात होगा, ठीक है। मैंडेटरी ऑडिट, ठीक है, मतलब ऑडिट किसको करवाना है, टैक्स ऑडिट, ठीक है। फिर मैं आपके साथ 44AD में बात करना है सर, प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव बेसिस में इनकम क्या होता है सर, जब जो लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, ठीक है, उनके लिए है। तो फिर अकाउंट्स मेंटेन किसको करना पड़ेगा, उसका भी बात करूंगा सर, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन किसको करना है उसकी भी बात करना है, और जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है वो कैसे टैक्स पेमेंट करेगा बीजीपीपी में। बात समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, ठीक है सर, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये धीरे धीरे सारा पॉइंट दिमाग में घुस जाएगा सर, ठीक है। चले सर चले, कहाँ चला गया? 43CA स्टैम्प ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट में बता दिया। ये वाला कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स 44AA दिख रहा है सर, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। और यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बता रहा था, प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजन, जिसमें कोई बंदा अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, अकाउंट्स क्या होता है, अरे सर अकाउंटेंसी रे बाबा, हाँ, जिसको लेके आप लोग एकदम बचपन से बड़ा चार्ज जो रहते हो, अकाउंट्स है, बैलेंस शीट, पीएल, इसी का बात कर रहे हैं, जर्नल लेजर, हाँ। अगर कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता तो ऐसे केसेस में उसका प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो हो जाता है, मतलब वो बंदा टैक्स पे करेगा, बट अकाउंट मतलब प्रिजम्पटिव बेसिस में, मतलब बिजनेस का टोटल इनकम के ऊपर बेस करके एक 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 लमसम अमाउंट में टैक्स कलेक्ट चार्ज किया जाएगा उसको। सर ये कैसे होता है बताते हैं रुको, ठीक है। 44AD बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। फिर आएंगे सर 44AD में एंड 44AE में, ठीक है। बस ये कुछ वाइटल सेक्शंस है, और लास्ट में एक एरिया है सर, कॉम्पोजिट इनकम। कॉम्पोजिट क्या है सर, बिजनेस के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ के एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं एग्रीकल्चर में भी बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा डिस्कशन एग्रीकल्चर में भी रहता है। क्या होता है सर, एग्रीकल्चर, यार भारत में कुछ ऐसे ऐसे एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली कॉमर्शियल लाइन में किया जाता है। कॉमर्शियल लाइन इन द सेंस, मतलब ये कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है, नॉट लाइक राइस प्रोडक्शंस, नॉट लाइक व्हीट प्रोडक्शंस, ठीक है, चाल गेहूं, इस तरह का बात नहीं है सर। जो कॉमर्शियल लेवल में, जिसका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जिसका मार्केट में काफी दाम मिलता है, ठीक है, जिसका मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है। जैसे कि रबर, जैसे कि कॉफी, जैसे कि टी, जैसे कि गन्ना, गन्ना इन द सेंस शुगर केन, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको कमर्शियल लेवल में कनेक्ट करके एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस का जो इनकम होता है ना, उसे कॉम्पोजिट इनकम कहते हैं। और ऐसा अगर इनकम किसी का होता है, किसी बिजनेसमैन का, ठीक है, जो एग्रीकल्चर भी है और जो बिजनेस भी है, नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्टेड होता है सर। आमतौर पे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, बट इन केस ऑफ कंपोजिट इनकम और इन केस ऑफ रूल 7A 7B जो आप देख पा रहे हो शायद, रबर, कॉफी, टी, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में ये कंपोजिट इनकम का क्या टैक्स कॉन्सेप्ट चलता है, इसके बारे में एक नॉलेज गैदर करना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके बात को बढ़ाते हैं, हड़बड़ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सर। उसके बाद बीच बीच में अगर एग्जाम्पल्स मुझे मिल जाए तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करा देता हूँ, और फिर बाद में जब अगर बाई चांस किसी चीज में मैं अगर एग्जाम्पल अभी मैं नहीं करता, तो लास्ट में जब आपको क्वेश्चंस दूंगा तो उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा,
उसे आप सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन नॉर्मल केस में हो जाएगा। ओके, तो कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स पे बात करते हैं। मेरा आवाज आप लोगों को तो ठीक ठाक जा रहा है सर? कनेक्टेड हैं आप लोग? यस ठीक है सर। कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स पे थोड़ा बात करें। 44AA का कॉन्सेप्ट। अब ये 44AA किस पे लागू होता है, किसके लिए अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ये जान लो सर। जान लीजिए। सो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय नोटिफाइड प्रोफेशंस। देयर आर सम नोटिफाइड प्रोफेशंस जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि भाई इनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, कर लो अकाउंट्स मेंटेन, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुश्किल में डालेगा। क्या करना पड़ेगा सर? द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 के तहत कह रहा है। ठीक है, मेन सेक्शन क्या है 44AA, और 44AA सबसेक्शन 1 में कह रहा है, क्या कह रहा है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द लीगल, जो लीगल प्रोफेशन चलाते हैं, मेडिकल प्रोफेशन चलाते हैं, ध्यान से बात को समझे, इंजीनियरिंग प्रोफेशन चलाते हैं, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन चलाते हैं, अकाउंटेंसी प्रोफेशन चलाते हैं, लाइक सीएस सीएमएस सीएस का। ठीक है, सीएस का मिक्स्ड है, लीगल भी है और अकाउंट्स का हल्का फुल्का भी है। अकाउंटेंसी में कौन आ जाएगा? सीए सीएमए। ठीक है, ये लोग अकाउंट्स का प्रोफेशन करते हैं। और बाकी मेडिकल लीगल में कौन आ जाएगा? सीएस आ जाएगा और एलएलबी वाले आ जाएगा, लॉयर वाले। मेडिकल में कौन आ जाएगा? डॉक्टर। इंजीनियरिंग में जो प्रोफेशनल इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्चर वही इंजीनियर का ही एक, आर्किटेक्चर इंजीनियर टाइप का ही काम है ना सर? हाँ, मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, आर्किटेक्ट मतलब वही इंजीनियरिंग का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। जो भी हो, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। या फिर कोई भी टेक्निकल कंसल्टेंसी, एनी काइंड ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी। अब हर चीज में टेक्निकलिटी आता है सर, जिसमें टेक्निकल नॉलेज का जरूरत पड़ता है। और इंटीरियर डेकोरेशंस और एनी अदर प्रोफेशंस एज हैज बीन नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब, सीबीडीटी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये जो इनकम टैक्स चल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये कौन बनाता है सर? इनकम टैक्स का सारा खेल किसके हाथ में रहते हैं? इनकम टैक्स का सारा डिटेल्स वगैरह सीबीडीटी के हाथ में रहते हैं। सीबीडीटी के जो चेयरमैन होते हैं वही सब कुछ मेंटेन वगैरह करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीबीडीटी अकेला सब कर लेता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है, पता है आपको? हाँ, जैसे रिसेंटली बजट आने वाला है सर, न्यू ईयर आने, मतलब जैसे ही जनवरी का एंड आएगा, जैसे ही जनवरी का एंड आएगा फिर क्या होगा? बजट आएगा देश का। हाँ सर, एंड ऑफ जनवरी में बजट आएगा। बोलो सर। 1 फेब को। हाँ ठीक है, जैसे बजट आएगा ना, तो बजट में टैक्स में बहुत रिफॉर्म आने वाला है। ऑलरेडी सी इंस्टीट्यूट इस साल के लिए कुछ प्रपोजल दे चुके हैं। आई थिंक मैंने स्टेटस दिया था, अगर आप लोगों ने फॉलो किया हो तो शायद देखे होंगे कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट एक रिकमेंडेशन दिया है कि वो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, ठीक है, एलआईसी प्रीमियम वगैरह का, उसका वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। तो 1.5 लाख का प्रोविजन है 80C का। ठीक है, ऐसा और भी सेक्शंस है जिसमें इंस्टीट्यूट अपना प्रपोजल ऑलरेडी दिया है, और डिपार्टमेंट मानता है सर सी इंस्टीट्यूट को। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इनको जानकारी है, ये समाज को जानता है, सोसाइटी को समझता है, और देश के बारे में इनको डिसीजन लेने का नॉलेज है। ठीक है, तो इसीलिए डिपार्टमेंट ये सब सीएसईएमए वाले का सजेशन लेता है, और सजेशन लेके फिर मार्केट में उसको अप्लाई करते हैं, फिर पब्लिक उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सीबीडीटी लिखते क्या आ गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप समझ रहे हो ना? ये देखो सर, इंडिविजुअल, अब देखो पर्सन को याद करना है, किसी को पर्सन को याद करना है, तो पर्सन का देखो यहाँ पर हेडिंग ही दिया हुआ है। इंडिविजुअल और एचएफ के लिए एक हेडिंग दिया हुआ है, देख पा रहे हो सर? आप लोग ना इनकम टैक्स को नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा बीच बीच में इनकम टैक्स के साइट में विजिट कीजिएगा। बेसिक से लेके एडवांस हर तरह का चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ, फार्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कंपनी, ट्रस्ट, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, टैक्स डिडक्टर, सारे के सारे पर्सन्स और कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी एक हेडिंग ही करके रखा है। चलो छोड़ो सर, अभी मैं इसके ऊपर बात ज्यादा नहीं करूंगा। बस आपको सीबीडीटी के बारे में समझाने के लिए एक बार मैंने सीबीडीटी पे विजिट कर ली। ऐसे सीबीडीटी का भी एक इंडिविजुअल साइट्स भी होता है, दिखा है नहीं? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स के साइट के साथ ही मर्ज कर दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ये आपका कस्टम्स और इसका है CBIC, ठीक है, मतलब GST का है, ठीक है। चलो ये सब साइट विजिट जरूर करें सर आप लोग, बीच बीच में सर्फिंग करते रहते हैं हम लोग गूगल पे, बट सही चीज पे सर्फिंग करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा देखो, तो 44AA ये सब प्रोफेशंस के बारे में क्या बोलते हैं? इन द ऑफिशियल गेजेट मस्ट स्टैट्यूटरी मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other documents as may be enabled the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961। वो सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करे या फिर अकाउंट्स जैसा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो वो मेंटेन करे, रजिस्टर वगैरह, ठीक है। एज मे एनेबल द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मतलब जो इनकम टैक्स के असेसिंग ऑफिसर होते हैं, जो असेसमेंट करने के लिए पहुंचते हैं कहां पर, जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होता है ना, अगर किसी को कभी किसी को देखना है, छानबीन करना है, तो असेसिंग ऑफिसर जो भी हो वो देख के समझ जाए कि भाई आपका सारा डिटेल सही है, ठीक है। कंप्यूट इज टोटल इनकम इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर ही आपको बताते हैं, मतलब अगर CBDT आपको पहले से बोल दिया भाई अकाउंट्स मेंटेन करो, ठीक है। अच्छा अब नोटिफाइड प्रोफेशंस के अंदर कौन कौन है देख लो एक बार। नोटिफाइड प्रोफेशंस में द प्रोफेशन नोटिफाइड सो फार आर एज द प्रोफेशन, मतलब जो जितना सारा प्रोफेशंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये प्रोफेशंस कौन है? दे आर द ऑथराइज्ड, द प्रोफेशन नोटिफाइड सो फार आर द प्रोफेशंस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। द प्रोफेशन ऑफ फार्म आर्टिस्ट जैसे कि एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, हाँ, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिजाइनर, हाँ, ये सब भी प्रोफेशन नोटिफाइड के अंदर आ जाता है। इनके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एक्टर नहीं होगा तो एक्टर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो दे आर आल्सो द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, CS प्रोफेशंस को भी अलग से किया। अकाउंटिंग के तो अलग से अकाउंटेंसी बोल दिया। एक्चुअली देखो लीगल के अंदर बेसिकली लॉयर आ जाते हैं, तो CS इज नॉट प्रॉपर्ली लीगल, प्रॉपर्ली अकाउंटेंट, तो फिर CS को एक अलग से नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से नोटिफाइड प्रोफेशंस के बारे में एक डिटेल्स चर्चा यहाँ पर करके रखा है। तो क्या बोला, इनको इनको क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, इन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ तो बोला नहीं, बस मेंटेन करो अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या होता है? जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो वही काम, जो क्लास 11 से कॉमर्स स्टूडेंट्स करते रहते हैं वही चीज। प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, the CBDT has been authorized having due regard to the nature of the business or professions carried on by any class of persons to prescribe rules, the books of accounts and other documents, including inventory, मतलब स्टॉक का मेंटेन, ठीक है। अगर आपका कोई स्टॉक मेंटेन होता है, ठीक है, जैसे अगर आप कोई चीज एज ए स्टॉक किसी को देखो सर्विस का तो स्टॉक होता नहीं है, सर्विस का नॉलेज ही स्टॉक है, तो नॉलेज सर्विस तो स्टोर नहीं किया जा सकता। सर्विस स्टोर किया जा सकता है सर? नहीं सर, रिकॉर्ड करके रखना अलग चीज होता है, बट सर्विस स्टॉक मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं। इन्वेंट्री किस चीज का होता है? जो फिजिकल चीजें होते हैं, गुड्स का, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें आप कोई इन्वेंट्री भी मेंटेन करते हो तो उसमें वेर एवर नेसेसरी, ठीक है, टू बी केप्ट एंड मेंटेन बाय द टैक्स पेयर्स, the particulars to be contained therein and the form and manner in which the place at which they must be kept and maintained। जिस फॉर्म में बोलेगा, कंप्यूटराइज्ड हो तो कंप्यूटराइज्ड, फिजिकली किसी किताब के थ्रू से हो, मतलब पुराने जमाने के सिस्टम पे हो तो उस सिस्टम पे, और एक पर्टिकुलर जगह में आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मस्ट है, ठीक है। अकाउंट्स का किताब मस्ट है। तो रूल्स पर्टेनिंग टू मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, रूल 6F of the income tax rule contain the details relating to the books of accounts and other documents to be maintained by certain professionals under section 44AA subsection 1। Prescribed class of person. As per rule 6F, every person carrying on legal, medical, engineering, architectural professions, professions of accountancy, technical consultancy, interior decorations, authorized representative of film artists shall keep, they maintain the books of accounts and other documents specified in rule 6F subsection 2 in the following cases। अब सवाल ये उठता है सर, क्या हर केस में मतलब क्या अकाउंटेंसी प्रोफेशन संभालने पे ही करना पड़ेगा? क्या मूवीज या एक्टर डायरेक्टर होने पे ही करना पड़ेगा? या एक्टर डायरेक्टर शाहरुख खान तो नहीं करेगा, शाहरुख खान का रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा, है ना, नॉर्मली शाहरुख का चार्टर्ड रहेगा, ठीक है, जो शाहरुख के बिहाफ में मेंटेन करता है ना। बॉलीवुड के जितना भी सेलिब्रिटीज है, नॉट जस्ट बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी जानते हो आप लोग, ठीक है, सभी के करोड़ों का कमाई होता है सर, 100 करोड़ में कमाते हैं लोग, तो इनके सभी का पर्सनल चार्टर्ड होते हैं,
ठीक है। अब पर्सनल चार्टर्ड के थ्रू से ये सारा चीज मेंटेन करता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूल क्या कहता है, इफ हिज ग्रॉस रिसीप्ट exceeds रुपीज 1.5 लाख इन ऑल द 3 years immediately preceding the previous year। मतलब अगर हम लोग 22-23 असेसमेंट ईयर में देख रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 21-22। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब इससे पिछला 3 साल क्या हो जाएगा, 1920, 2021, 18-19। मतलब प्रीवियस ईयर मेरा 21-22 अगर है, 22-23 अगर मेरा असेसमेंट ईयर है, तो 20-21, 19-20, 18-19 ये 3 साल इसका ग्रॉस रिसीप्ट 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 1.5 लाख इन ऑल दी 3 years, मतलब ईच एंड एवरी ईयर में 1.5 लाख के ऊपर आपका ग्रॉस रिसीप्ट होना चाहिए। अगर हो जाता है ईच एंड एवरी ईयर में, अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट, सर ये तो कोई बात ही नहीं है, 1.5 लाख तो हो ही जाएगा। हाँ सर कोई बात नहीं, रूल यही है कि अगर आपका 1.5 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसीप्ट हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है। इफ वेयर द प्रोफेशन हैज बीन न्यूली सेटअप, अगर मानो प्रोफेशन बिल्कुल न्यू है, 3 साल का डेटा मिलना मुश्किल है, प्रीवियस ईयर में हिज ग्रॉस रिसीप्ट्स आर लाइकली टू बी एक्सीड 1.5 लाख इन दैट ईयर। अगर आप एकदम न्यूली किए हो, से फॉर एग्जांपल मानो आपका 21-22 में ही सेटअप हुआ है, पुराना 3 साल आपका नहीं है, 3 इयर्स का कोई डेटा नहीं मिलेगा बिकॉज जस्ट न्यू स्टार्टअप है, ठीक है। तो न्यू आपने कब किया, 21-22 में, हिसाब कब चल रहा है, 22-23 में, हिसाब कब चल रहा है, 22-23 में, न्यू कब सेटअप हुआ, 21-22 में। तो 21-22 में अगर आपका ग्रॉस रिसीव 1.5 लाख को क्रॉस करता है तो भी आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो सर, बात समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना सर, बोलो। है सर। है सर। अब अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे का भी डिस्कशन देख लो। स्टूडेंट्स को एक चीज नोट करने के लिए बोला जा रहा है कि जहां पर ग्रॉस रिसीप्ट्स आर लेस देन द स्पेसिफाइड लिमिट गिवन अबव आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट दीस हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द रूल। देयर आर सम केसेस जहां पर हो सकता है कि आपका 1.5 लाख का जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस नहीं किया, बट फिर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में बोल सकता है। इन अदर वर्ड्स, दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि रूल में नहीं बोला है, ठीक है। ये जो रूल 6F सबसेक्शन 2 जो भी हम लोग रूल देखे ना, 6F के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है, 6F सबसेक्शन 2 के हिसाब से, तो हो सकता है रूल में बोला नहीं है, बट ऐसे केसेस में क्या आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे, करना पड़ सकता है सर, क्योंकि इतना डेटा तो मेंटेन करो, इतना डेटा तो मेंटेन करो ताकि असेसिंग ऑफिसर अगर असेस करने आए, असेस तो वो करता है जब भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वो असेस करता है ना, उसके बाद हम लोग पेमेंट करते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर जब असेस करता है तो असेसिंग ऑफिसर को कंप्यूट करने में कोई दिक्कत ना हो कि भाई आप कहाँ से इनकम कर रहे हो, क्या सोर्स ऑफ इनकम है आपका, क्या कमाते हो, कहाँ से कमाते हो। हाँ, इसका डेटा मेंटेन होना चाहिए, हवा में थोड़ी ना कमा रहे हो सर। हाँ, बिजनेसमैन के लिए यही तो चिंता है कि बिजनेसमैन कहाँ से कमाते हैं, इसका डेटा अगर नहीं है तो फिर धोखा हो जाएगा, है ना। लेकिन सर इसीलिए ब्लैक मनी क्या करता है, मतलब अगर बैंक अकाउंट में डाल रहे हो तब तो सवाल उठेगा कि भाई इतना पैसा कमा के बैंक अकाउंट में डाल रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो फिर सरकार को टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल समझ रहे हो सर। असेसिंग ऑफिसर आपको हजारों सवाल करेगा। अच्छा मानो कि आपने, एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, बिजनेसमैन, देखो सैलरीड पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है सर, सैलरीड पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका जो सैलरी मिलता है वो बैंक अकाउंट में ही मिलता है, कंपनी पे करता है, उसका सैलरी है, और सैलरी पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काट की सैलरी पेमेंट होता है, तो सरकार को सैलरीड पर्सन से चिंता बिल्कुल नहीं है, चिंता जो है वो पीजीपीपी वालों से है। कैपिटल गेन में भी सरकार को ज्यादा चिंता नहीं है, क्यों, क्योंकि कैपिटल गेन होगा, आप बेचने जाओगे, रजिस्टर करने जाओगे, सरकार का टैक्स क्लैरिटी होना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल बातें हैं, समझ में आ जाएगा, कैपिटल गेन भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है कंपेरेटिवली। लेकिन हाँ, अगर मानो कोई पूरा का पूरा कैश ट्रांजैक्शंस करे लेकिन रजिस्ट्री में फंस जाओगे ना, रजिस्ट्री करने जाओगे तो गवर्नमेंट के घर में तो जमा करना पड़ता है। तो पॉइंट इज दैट पीजीबीपी के केस में अब बिजनेसमैन कितना कमाता है ये बिजनेसमैन बोलेंगे नहीं, अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, तो फिर अगर बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करता है, अगर ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू से करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है इन द सेंस क्या, इनकम तो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन इनकम के बेसिस में टैक्स अगर नहीं दोगे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा कभी भी,
नॉर्मली सर अगर किसी भी अकाउंट में नॉर्मली अगर मानो किसी का 5 लाख 10 लाख के ऊपर का अकाउंट होने से ही ना बैंक अकाउंट मतलब जो बैंक होता है कनेक्टेड बैंक जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस चीज के बारे में खबर दे देता है। मतलब जैसे ही इनकम 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो इनकम टैक्स के स्कैनर में आ जाता है टैक्स डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो वो देखना अब देखना चालू करेगा कि भाई कहाँ से इनकम कर रहा है। अच्छा इनकम कर रहा है बहुत अच्छा है, क्या टैक्स पे कर रहा है। अगर कहीं पर भी उनको डाउट होगा तो पूछताछ करेगा। अब पूछताछ करेगा, आपको नोटिस भेजेगा आपको। ठीक है, अब मानो ये लोग इंटरनल लेवल में भी सोर्स चलता है। मानो कि कोई बोलेगा सर मेरा इनकम तो है, ठीक है, मेरा इनकम, कोई बोलेगा मतलब उसका जब वो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, मानो मानो इनकम टैक्स पेमेंट करने में कंजूसी कर रहा है, लेकिन इधर घर से घर बना जा रहा है, ठीक है, गाड़ी पे गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, कहाँ से कर रहे हो भाई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप इनकम टैक्स पेमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो, इधर से आप गाड़ी बाड़ी किसी भी जगह में कोई कंजूसी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई आपका जमा पूंजी नहीं है, बैंक अकाउंट में भी पैसा ले रहे हो तो सरकार आपको छोड़ देगा। अच्छा फिर कोई बोलेगा सर हम भूखा थोड़ी हैं, हम तो कैश में काम कर लेंगे, तब ब्लैक मनी। और अगर एक बार फंस जाते हो ब्लैक मनी पे तब तो फिर श्रीघर जाना पड़ेगा। श्रीघर समझते हो, जेल। ठीक है, जेल। और जितना भी पैसा आपने कमाया उसका पूरा पूरा पैसा का कम से कम 78 से 80% आपका काट लेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक्स में भी मैंने बताया था। बट सिंपल बात है कि बिजनेसमैन अगर छुपाते हैं तो अगर पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है, तो मुश्किल है। ऐसे बोलते हैं, कहावत है, बोलता है बंगाली में, बड़ा सुंदर बात है सर, बोलते हैं कि चूरी विद्या महाविद्या जुदी ना पड़ो थोड़ा। मतलब समझे कुछ। हाँ, मतलब चोरी करना बहुत अच्छा चीज है बट अगर पकड़ में ना आए तो मजा ही कुछ और है। ओके चलो देखते हैं आगे। तो प्रेस्क्राइब बुक्स, हाँ बोलो। স্যার বলছি যে যারা ট্যাক্স পে করে না, মানে যারা মানে हाँ, অ্যাকাউন্ট ঠিক করে মেনটেন করে না, ওরা তো প্রিজাম্পটিভ और एक স্কিমে बार ট্যাক্স बोल, পে। और एक बार बोल। বলছি যে যারা অ্যাকাউন্ট ঠিকঠাক করে মেনটেন করে না, हाँ তারা তো প্রিজাম্পটিভ স্কিমে ট্যাক্স পে করে দেবে। हाँ এবার ऑब्वियसली। এবার हम्म এবার ধরো যে কোনো বিজনেস ইচ্ছে করে নিজের ইনকাম বা এক্সপেন্সেস কে হাইড করার জন্য মানে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করলো না ইচ্ছে করে, তো हम्म সব করে মানে এমনি গভর্নমেন্টে বললো আমার অ্যাকাউন্টস মেনটেন নেই, তো আমি প্রিজাম্পটিভ স্কিমে ট্যাক্স পে করবো, বা 6% বা 8% যেটা হয় এটা ট্যাক্স পে করে দিল। তাহলে हम्म। এরকম করে তো অনেকে ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে। नहीं, वो प्रिजम्पटिव में हर कोई नहीं आ सकता। आगे बताते हैं। ये सब मैंडेटरी है ना जिनके बारे में अभी मैंने आपको बोला प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, हर कोई प्रिजम्पटिव में थोड़ी आएगा, हर किसी को प्रिजम्पटिव में आने का रूल्स नहीं है। না প্রফেশনাল বাদে নর্মাল অন্য কোনো ম্যান। रुक जा थोड़ा, प्रिजम्पटिव में आएंगे ना, क्लैरिटी हो जाएगा कि प्रिजम्पटिव किसके लिए लागू होता है। ठीक है, थोड़ा रुक जा। ऐसा नहीं है, मतलब आप अपनी मन मर्जी थोड़ी कर सकते हो कि नहीं मेरा मन है मैं प्रिजम्पटिव दूंगा। ऐसा नहीं है। देयर आर सम पर्सन्स जिनके लिए प्रिजम्पटिव स्कीम नॉर्मली लगता है, और हर कोई बोलेगा तो प्रिजम्पटिव में उसको गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करेगा। और अब अगर आप जानबूझ के इस तरह का, ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ऐसा होता है, गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन हर बात बात में अगर गवर्नमेंट रेड करना चालू कर दे, छानबीन करना चालू कर दे, फिर गवर्नमेंट कभी भी खुद भी फंस जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी वही पॉलिटिकल इश्यूज आ जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज है कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल बैकिंग के थ्रू से ही तो लोग ये सब काम करता है। पॉलिटिकल बैकिंग होता है तभी तो डुप्लीकेसी बढ़ता है। डुप्लीकेसी कभी नहीं होगा सर किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट इसीलिए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का देखने का काम किसका है, सीएस का, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। सिमिलरली गवर्नमेंट लेवल में जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस मतलब क्या, जो नियम है उसको फॉलो करो, डुप्लीकेसी करने के लिए किसी को भी मदद ना करो। ठीक है, किसी को भी नहीं, चाहे आपका वोट रहे ना रहे। इस लाइन पे ना एक ही इंसान का नाम भारत के इतिहास में आता है सर, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका मानना बहुत सुंदर था, काफी ट्रांसपेरेंट काम करने के बारे में उन्होंने डिसीजन लिया था कि भाई हम सारा काम ट्रांसपेरेंट वे में करेंगे। और आज भी भारत में जब भी इतिहास चेक किया जाता है तो गुड गवर्नेंस के नाम पे एक ही प्राइम मिनिस्टर का नाम अभी भी आता है, दैट इज अटल जी। और उनका एक बहुत सुंदर बात था सर, कभी अगर अटल बिहारी जी को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको शायद समझ में आएगा। उनका एक बहुत सुंदर बात था, कहता है कि पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, मतलब आज ये पार्टी है तो कल वो पार्टी है, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी पर ये देश चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये इतना महान सोच था उनका। ठीक है, वही बात है सर कि ऐसा देश बनाना इतना आसान आसान है,
बट वही सोच होना चाहिए। मतलब ये मेरे फैमिली को हेल्प करना है, उसके फैमिली को हेल्प करना है, सबको पॉलिटिकल बैकिंग देना है, तब तो डुप्लीकेसी का आदत पड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, सब रूल 2 ऑफ रूल 6F, द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। क्या क्या मेंटेन करना होगा बेसिक अकाउंट्स में, क्या क्या मेंटेन करना होता है देख लो। कैश बुक, कैश बुक जरूर मेंटेन करें, ठीक है। अकाउंट्स में कैश बुक बनाना आप लोगों को आता है? अगर नहीं आता है तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास करके कैश बुक बनाना सीख लो, काफी जरूरी चीजें हैं। अच्छा जर्नल, इसके बिना तो अकाउंट्स अधूरा है, ये तो मेन है ना, प्राइमरी एंट्री है। इफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन मार्केंटाइल बेसिस, है ना, मार्केंटाइल बेसिस मतलब एक्रूअल, ओके। तो जर्नल बहुत जरूरी होता है। लेजर, कैश बेसिस में ना जर्नल जरूरी नहीं है, कैश बेसिस में इतना मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा आया तो अकाउंट में आएगा, ठीक है, रिसीव होगा तो रिसीव का बिल होगा। लेकिन अगर ड्यू बेसिस में है तो जर्नल दिखाओ। लेजर मेंटेन करो, जर्नल है तो लेजर भी मेंटेन करना चाहिए ना। कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट्स, हर चीज का कार्बन कॉपी मेंटेन होना चाहिए। इशूड बाय द पर्सन वेदर मशीन नंबर्ड और अदरवाइज सीरियली नंबर्ड इन रिलेशन टू सम्स एक्सीडिंग ₹25। 25 के ऊपर कोई भी बिल हो, ध्यान से सुनना सर, 25 के ऊपर कोई भी बिल हो उसका कार्बन कॉपी मेंटेन होना चाहिए, या फिर कंप्यूटराइज्ड बिल भी मेंटेन होना चाहिए। कुछ भी करो भाई, डेटा बैकअप पे 25 के ऊपर का बिल चाहिए। Original bills and receipts issued to the person in respect of expenditure incurred by the person, or where such bills and receipts are not issued, अगर बिल रिसीव नहीं या इशू नहीं किया जा रहा है, पेमेंट वाउचर prepared and signed by the person provided the amount does not exceed 50। 50 के नीचे होगा तो ठीक है, बट 50 के ऊपर जाएगा तो फिर साइन करना पड़ेगा। Where the cash book contain adequate particulars, the preparation and signing of payment voucher is not required। अगर कैश बुक में आप सारा का सारा डिटेल्स मेंटेन करते हो तो फिर वाउचर को साइन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए मेंटेन करना चाहिए। और ओरिजिनल बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल बिल्स एंड रिसिप्ट इशूड टू द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, where such bills and receipts are not issued, payment voucher prepared and signed by the person provided the amount does not exceed 50। 50 के ऊपर जाने का जाएगा तो बताना पड़ेगा कि भाई इस पर्पस के लिए मैं वाउचर इशू कर रहा हूँ और इसके लिए खर्चा हो रहा है, कंपनी इससे चलता है। वैसे कैश बुक कंटेन एडिक्वेट पर्टिकुलर्स, अगर कैश बुक में आप सारे मतलब जरूरत का सारा चीज अगर मेंटेन करते हो तो ठीक है। सर कैसे पता करेगा? अरे ऑडिट तो इसीलिए करता है। अब जिसके मन में चल रहा है कि कैसे पता करेगा, तो फिर ऑडिट क्या करना है? ऑडिट में ही सब तो पकड़ा जाता है, हाँ, सब पकड़ में आ जाएगा सर। प्रॉपर अकाउंट्स का नॉलेज रहने से सारा का सारा खेल पकड़ में आ जाता है। एक बिजनेस चलता कैसे है, उसका हिसाब क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस और अकाउंट्स का जो रूल्स रेगुलेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना के रखा है, सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। इवन इंटरनल ऑडिट भी आजकल बहुत मतलब पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि ऑडिट में, एक्सटर्नल ऑडिट में सीए वाले, अगर जो सीए प्रोफेशनल ऑडिटर है ये गलत रिपोर्ट ना जनरेट कर दे कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में, तो इंटरनल ऑडिट करवाने का भी काफी रोल प्ले हुआ है, काफी बहुत मार्केट हो चुका है। इवन पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, मतलब बिग फोर जैसे फर्म के थ्रू से भी इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं, और उसके लिए इवन इंटरमीडिएट पास आउट, नॉर्मल सीएसईएमए कोई भी, ठीक है, इवन सीएस, बहुत सारे लोग इंटरनल ऑडिट के लिए जा रहे हैं। और इंटरनल ऑडिट का जॉब भी दिन बाय दिन बढ़ते जा रहा है, मतलब मीडियम काइंड ऑफ जॉब के लिए इंटरनल ऑडिट का बहुत रोल प्ले हुआ है, मतलब ताकि एक्सटर्नल ऑडिट में गलत रिपोर्ट ना आए, पहले से ही ठीक किया जाए। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन मेडिकल प्रोफेशंस, ही विल बी, अगर कोई डॉक्टर का काम करते हैं, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशंस, he will be required to maintain the following in addition to the list given above. Daily case register in form 3C, an inventory under broad head of the stock of drugs। देखो सर, हम लोग सोच रहे थे कि सर सर्विस दे रहा है तो फिर स्टॉक का क्या जरूरत है, बट अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन चलाते हैं वो सर्विस के साथ साथ दवाई भी देता है ना, तो कौन सा ड्रग्स आपके पास है? ड्रग्स मतलब नशा करने वाला ड्रग्स नहीं सर, हाँ, शरीर ठीक करने वाला ड्रग्स, ठीक है। अब किसी के मन में अगर ड्रग्स बोल दे एकदम वो वाला ड्रग्स समझ में आ गया तो फिर क्या बताए सर। चलो, ऐसे ड्रग्स से नशा होता है, नॉर्मल ड्रग्स भी एक्स्ट्रा अमाउंट में खा लो पी लो तो फिर उसका भी असर पड़ता है। मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल एक्सेसरीज एज ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर यूज्ड फॉर हिज प्रोफेशंस, ठीक है। इसका भी आपको स्टॉक ऑडिट भी, इसलिए स्टॉक ऑडिट होता है, जानते हो आप लोग। स्टॉक ऑडिट मतलब स्टॉक मेंटेनेंस में घोटाला होता है, ठीक है,
स्टॉक ऑडिट भी करना पड़ता है, इसलिए वही CA/CMA वाले ही करता है, सारा ऑडिट रिपोर्ट लाके जमा करेगा, क्योंकि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट जरूरी होता है, नहीं तो उसी में बहुत सारा गड़बड़ घोटाला, क्या बताऊं आपको। चलो ज्यादा बताने जाएंगे तो ऑडिट के क्लास में ये सब बात होना मजा आता है। अच्छा, प्लेस एट विच बुक्स टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड। अब सवाल उठता है कि सर इतना सारा चीजें अकाउंट्स बना के रखेंगे कहाँ। The books and the documents shall be kept and maintained at the place where the person is carrying on the profession. जहां पर आप अपना प्रोफेशन या बिजनेस चलाते हो वहां पर, और where there is more than one place at the principal place of business. अगर आपका एक से ज्यादा ब्रांच है तो जो आपका प्रिंसिपल ब्रांच है, कुछ तो होगा जो आपका हेड ऑफिस होगा, तो हेड ऑफिस में रखो। However, if the maintains सेपरेट सेटअप, अगर आप अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हो तो अलग अलग बुक्स ही मेंटेन करो, कौन मना किया आपको, ठीक है। मे बी केप्ट एंड मेंटेन एट द रिस्पेक्टिव प्लेस। हर एक ब्रांच का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करोगे, कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं हर ब्रांच का अलग करूंगा, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, हर एक ब्रांच को चलाने के लिए 4 ब्रांच का अलग अलग अकाउंट करते हैं, कर सकता है, ठीक है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट चलता है, डिपेंड करता है कि आपका जरूरत क्या है उसके हिसाब से। अच्छा, period for which the books of accounts and other documents are required to be kept and maintained by the notified person. The Central Board of Direct Tax, or the CBDT, has also been empowered to prescribe by rules the period for which the books of accounts and other documents are required to be kept and maintained by the taxpayers. The above books of accounts and documents shall be kept and maintained for a minimum of 6 years from the end of the relevant assessment year. मतलब 22-23 का assessment year खत्म होने के बाद, ठीक है, अब अगला 6 साल तक 23-24 से लेके 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 28-29, 29 तक, 28-29, 28-29 तक आपको पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा 6 साल तक। सर उसके बाद अगर ना करें तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम 6 साल का डेटा तो आपको मेंटेन करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा, क्रिएट होगा, तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, याद रखे सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो तो, हाँ एक एग्जांपल देखते हैं। दिख रहा है एग्जांपल आपको, देखो सर, विनोद इज ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट, ठीक है, फिल्म आर्टिस्ट है, अरे वाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। उसका ग्रॉस रिसिप्ट है प्रोफेशन में फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1,15,000, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,80,000, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 2,10,000। What is his obligations regarding maintenance of books of accounts for assessment year 23-24 under section 44AA Income Tax Act 1961? 23-24 में क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, क्या कहते हो? हाँ सर, क्या कहते हो? 23-24 में, हाँ बोलो। 1920 में तो 1.5 लाख से कम है। 1920 में 1.5 लाख से कम है, 2021 से 1.5 लाख से ज्यादा है, और 21-22 में भी 1.5 लाख से ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है 23-24 में क्या करें? असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23, और पिछले 3 साल का ये रहा डेटा। अब 44 सबसेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 हमें क्या सिखाया कि ईच एंड एवरी ईयर में 1.5 लाख होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक्शन 44AA subsection 1 requires every person carrying on any profession notified by board in official gazette in addition to the professions already specified therein, मतलब जो ऑलरेडी था उनके छोड़ के और भी एक्स्ट्रा दिया जो आपको मैंने अभी बताया। To maintain such books of accounts and other documents, ऐसे लिखना है आंसर, ठीक है। As may be enabled the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961, इसको कहते हैं इंट्रो, ठीक है। इसके बाद रूल आ जाएगा, तो एज पर रूल अब सब्जेक्ट मैटर को रूल के थ्रू से प्रूव करना है, सब्जेक्ट मैटर को रूल के थ्रू से प्रूव करना है। As per rule 6A, a person carrying on a notified profession shall be required to maintain to specified books of accounts if his gross receipts in all 3 years immediately preceding the relevant previous year has exceeds 1.5 lakh, or if it is a new profession which is set up in the relevant previous year, it is likely to exceed 1.5 lakh in that previous year. अगर वो 22-23 में आया तो 1.5 लाख से ज्यादा उसका रिसिप्ट हो जाना चाहिए, और अगर पुराना है तो पिछले 3 साल में 1.5 लाख पार करना चाहिए,
ये है सब्जेक्ट मैटर। अब है कंक्लूजन। 3 स्टेज में जब हुआ, इंट्रोडक्शन दिया आपने, सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ है और उसके लिए रिगार्डिंग रूल क्या है, अब आपका प्रेजेंट केस। ठीक है, अब आ जाएंगे कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन करना है तो अभी आपको प्रेजेंट केस को प्रूव करना है। ठीक है, ये सब प्रूवमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन द प्रेजेंट केस विनोद इज ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट व्हिच इज ए नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Since his gross receipts have not exceeded 1.5 lakh in financial year 1920, the requirement under section 44AA to compulsory maintain the prescribed books of account is not applicable to him. जैसे कि आप लोगों ने सही पकड़ा था कि सर 19-20 में तो उसका 1.5 लाख पार नहीं किया, 19-20 में 1.5 लाख पार नहीं किया तो कंपल्सरी मेंटेन तो नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बोलता है मिस्टर विनोद however required to maintain such books of accounts as would enable the assessing officer to compute his total income। सर ये कैसा बात हुआ, एक बार बोले ना, दूसरा बार बोले हाँ, मतलब हाँ मतलब क्या, हाँ नहीं है, पॉइंट पे ध्यान दे। कंपल्सरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए कंपल्सरी नहीं है विनोद के लिए, बट असेसिंग ऑफिसर आपको जरूर बोलेगा कि भाई आप मेंटेन करो ताकि हमें कंप्यूट करने में आसान हो, तो कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नोटिस देगा कि भाई आगे से करना। ठीक है, मतलब कोई आपको आके कुछ बोल के जाए, उससे अच्छा आप पहले से ही ईमानदारी का काम करके रखो। ठीक है, ईमानदार बन जाओ। और अगर आप नहीं करके रखोगे तो फिर जब आपको नोटिस देगा ना, तो नोटिस में बोलेगा भाई आगे से मेंटेन करना है, आगे से मेंटेन करना है। तो इसलिए कहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर को मतलब जो रूल में नहीं है, 6F में नहीं है, बट फिर भी असेसिंग ऑफिसर को सुविधा हो, इसलिए आप मेंटेन करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है, यू ऑलरेडी नो दिस। सो अगर कॉमन कॉन्सेप्ट में अगर इस जवाब किया तो 6F के हिसाब से जवाब सिंपल था कि भाई कंपल्सरी मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब रूल के हिसाब से तो मैंडेटरी नहीं था। बोलो सर, समझ में आ गया आपको? ये केस क्वेश्चन समझ में आ गया विनोद वाला? बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना विनोद का, मतलब सेक्शन 44AA का? हाँ सर। यस सर। बस इसी तरह से प्रोविजंस पढ़ो, एग्जाम्पल देखो और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ये जरूरी चीज होता है टैक्स में, ईच एंड एवरी चैप्टर में जरूरी है। अच्छा, कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और भी बातें कर लेते हैं, क्या पता शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में पूछ लेता है। Maintenance of books of accounts and other documents by person carrying on business or professions other than notified professions referred to in 44AA subsection 1। नोटिफाइड ही नहीं है, नोटिफाइड ही नहीं है, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ के आया 44AA सबसेक्शन 1 में नोटिफाइड ही नहीं है। ऐसे लोगों के केस में क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए? तो उसके लिए एक दूसरा सेक्शन पिक्चर में आता है। पिक्चर लगा है सर, क्या पिक्चर लग गया? 44AA सबसेक्शन 2 का। उसमें किसके बारे में बोला है? उसके बारे में बोला है जो नोटिफाइड में नहीं आता। नोटिफाइड कौन है? अभी हम लोगों ने रीड किया। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सर, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। सर ज्वाइंट फैमिली बिजनेस मतलब क्या? सिर्फ हिंदू रिलीजियन वाले बिजनेस नहीं, नहीं, इसमें रिलीजियन कॉन्सेप्ट नहीं है। देश का नाम हिंदुस्तान है, ठीक है, देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर कोई हिंदू है। सर ये क्या बात हुआ? किसी का रिलीजन अलग हो सकता है, बिल्कुल, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है। सिर्फ इस्लाम को इसके बाहर रखा गया बिकॉज इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे देशों से बिलोंग करता है, अरबियन नेशन से बिलोंग करता है, तो उनका पर्सनल कुछ रूल के कारण उनका भी जॉइंट फैमिली बिजनेस चलता है, बट उन्हें इस पर्टिकुलर HUF कैटेगरी में नहीं रखा गया। बाकी जो भी रिलीजन इंडियन कॉन्सेप्ट में बिल्डअप हुआ है, ये सब एक्चुअली क्या है ना, जीने का तरीका है। धर्म क्या है? जीने का तरीका है। अब मैं ज्यादा धर्म के बारे में बोलने वाला तो कुछ मेरा उतना नॉलेज तो है नहीं, बट इतना मैं समझता हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सुनते ही ना ऐसे किसी के मन में हिंदू कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये देश के हिसाब से है, देश का नाम हिंदुस्तान है इसीलिए, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस हमारे देश में काफी पुराना है, और वही ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को बताने के लिए, चाहे वो जैन फैमिली से हो, चाहे वो सिख फैमिली से हो, चाहे वो बुद्धिस्ट फैमिली से हो, फर्क नहीं पड़ता, उसे भी HUF कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, एक्सेप्ट इस्लाम का पर्सनल लॉ के कारण उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया गया, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिविजुअल और HUF, ठीक है।
An individual or HUF carrying on any business or profession other than notified profession specified in section 44AA subsection 1 must maintain such books of account and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of income tax act 1960. सर ये तो वही बात हो गया। हाँ सर, बात तो वही है, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो चाहे आप एक HUF हो, आपको भी अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए ताकि असेसिंग ऑफिसर अगर कभी भी आपका अकाउंट्स को एसेस करे तो उसको कंप्यूट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस दिया है कि किस किस केस में आपको मेंटेन करना चाहिए। मानो कि आप एक एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू इंडिविजुअल जॉइंट फैमिली बिजनेस चलाते हो, सपोज आपका स्वीट शॉप है, आपका ग्रोसरी शॉप है, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा का दुकान है, ठीक है, कुछ भी। जैसे कैसे पता चलेगा, जो जॉइंट फैमिली बिजनेस ऐसे पता चलता है, एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, समझे सर, एंड डॉटर्स। रिसेंटली पंजाब में एक सिख फैमिली ने दुकान का नाम रखा सर, एंड डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स। आजकल ये सब चल रहा है सर। पहले हम लोगों के देश में थोड़ा ग्रैंडसन एंड सन्स देखने को मिलता था, बट आजकल एंड डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग 2 बहन हो, 2 सिस्टर हो या 3 सिस्टर हो, तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप ऐसे नाम दे सकते हो सर, बड़ा कैची लगेगा, ठीक है। इसमें ये समझ में आएगा कि समाज बदल रहा है, ठीक है। ये पैट्रियार्चल सोसाइटी से हम लोग एक रेस्पेक्टेबल सोसाइटी में वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे इंडिया में डॉटर का रेस्पेक्ट हमेशा से था। ये बीच में ना ये लोग आके ना बहुत दिक्कत कर दिया सर। जब ब्रिटिश इंडिया में आया था 1600 समथिंग में, आपको पता है वो लोग ना एक सेंसस किया था। सेंसस मतलब जनगणना किया था, और उसमें लिटरेसी रेट का सेंसस किया था। मतलब ब्रिटिश का जो उन लोगों का जो ऑफिसर्स लोग हैं उनको बोला था कि जाओ चेक करके आओ कि भारत में कितना लोग एडुकेटेड है। कब का बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश इंडिया में आया था, वही 1500 के एंड में या 1600 के स्टार्टिंग में। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि साउथ इंडिया 100% एडुकेटेड है, 100% एडुकेटेड लिटरेट। नॉर्थ इंडिया 97% लिटरेट। ये था भारत, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ हम सबको पता है, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोगों को तोड़ा मोड़ा, डराया धमकाया, ठीक है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको तोड़ा, हमारा एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया ताकि दूसरा लोग रूल कर सके, ठीक है। अब छोड़ो, अब उसके बारे में बात नहीं करना है, लेकिन भारत मूर्ख कभी नहीं था सर। ये बात अगर किसी के जहन में है तो निकाल दो सर, ठीक है। उसका बहुत प्रमाण है, ओके। अच्छा, एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशंस। अच्छा, हम लोग क्या कमाएंगे अभी? हम लोग इंडिविजुअल है, HUF है। इन केसेस वेयर द इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशंस एक्सीड्स 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 अगर किसी का इनकम 2,50,000 से ऊपर जा रहा है, और टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में भी इन द बिजनेस और प्रोफेशंस एक्सीड्स 25 lakh in any one of the 3 years immediately preceding the accounting year। सर ध्यान से बात को समझना। अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन चलाते हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो या फिर HUF हो, तो अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम 2,50,000 जो बेसिक लिमिट भी है, हाँ ये बेसिक लिमिट भी है ना, ये क्रॉस कर जाता है, या फिर आपका टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स, सेल टर्नओवर बिजनेसमैन के केस में, क्रॉस रिसिप्ट मतलब प्रोफेशंस के केस में अगर 25 लाख क्रॉस कर जाता है in any one of 3 years immediately preceding the accounting year। say for example अगर current accounting year 22-23 है, तो इसलिए पिछले 3 साल मतलब 19-20 नहीं 18-19, 19-20, 20-21, सॉरी 21-22, 22-23 अगर अकाउंटिंग ईयर है तो पिछला 3 साल, ठीक है। इस कोई भी 3 साल में एनी वन ऑफ 3 years, मतलब 1920 में भी 25 लाख क्रॉस कर सकता है, 2021 में भी 25 लाख क्रॉस कर सकता है, या फिर 21-22 में 25 लाख क्रॉस कर सकता है। अगर ऐसा है, अगर आपका ग्रॉस सेल्स, टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीव्स, टर्नओवर 25 लाख क्रॉस कर जाए तो भी आपको अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेबल हुआ सर HUF के लिए, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशंस है
अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशन है, मतलब अभी अभी आया, हाँ, स्टार्टअप टाइप्स, in cases where the business or profession is newly set up in any previous year, if his income from business or profession is likely to exceed 2,50,000, sorry 2,50,000 अगर उसका इनकम, या फिर उसका टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड एज द केस में बी इन द बिजनेस और प्रोफेशन आर लाइकली टू एक्सीड 25 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, से फॉर एग्जांपल बिजनेस 21-22 में आया, ठीक है, जस्ट प्रीवियस ईयर में आया, पिछला 3 साल का कोई रिकॉर्ड है नहीं, न्यू बिजनेस है ना, तो रिकॉर्ड कैसे रहेगा? आते ही 2,50,000 इनकम क्रॉस कर गया, आते ही इनकम 2,50,000 क्रॉस कर गया, मतलब अच्छा बिजनेस है, आते ही एकदम टैक्सेबल इनकम कर रही है, मतलब बिजनेस में दम है, मतलब 5 साल में बिजनेस बहुत दूर जा सकता है अगर अपने स्टिंक्ट में टिका रहता है कि भाई मेरे 2.5 लाख मार्जिनल कॉन्सेप्ट है, वी अंडरस्टैंड, बट बिजनेस करके स्टार्टिंग में ही टैक्सेबल इनकम करना इतना नॉर्मल बात नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि बिजनेस में स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा लॉस एरिया चलता है, लेकिन अगर आप आते ही आप 1 साल के अंदर अगर बिजनेस में प्रॉफिटेबल हालत में हो, तो ये ऑब्वियसली एक अच्छा कंडीशन है बिजनेस का, और इसका मतलब है कि आप 25 लाख तो कमा ही लिए हो, तभी तो आपका 2.5 लाख का इनकम होगा, कम से कम 10% तो कमाओगे रे बाबा, हाँ, 25 लाख का टर्नओवर करके कम से कम 10% तो कमा ही लोगे, ये सर नो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने का आपका टर्नओवर होगा उसका 10% करोगे तब तो इनकम होगा, है ना? ये किसी भी बिजनेस के लिए एक नॉर्मल बात है। बिजनेस आते ही 25 लाख का टर्नओवर कर गया तो मतलब इट्स अ गुड साइन। ओके, अच्छा समझ में आ गया सर? हेलो, इंडिविजुअल एचयूएफ का अकाउंट मेंटेन का कॉन्सेप्ट बोलो। है सर। अच्छा, यहाँ पर कुछ और बातें हैं, क्या और बातें? पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, उनको छोड़ के कोई और, जैसे कि कौन कौन हो सकता है? यूपी बीओआई हो सकता है, पार्टनरशिप वगैरह हो सकता है। एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन नोटिफाइड पर्सन, अच्छा ऊपर का नोटिफाइड पर्सन को भी छोड़ देते हैं 44 AA सबसेक्शन 1 के हिसाब से, मस्ट मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स as may enable the assessing officer to compute। एक ही बात फिर से किया कि ताकि असेसिंग ऑफिसर को कंप्यूट करने में दिक्कत ना हो। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, एग्जिस्टिंग है, तो इन केस द इनकम ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000, अगर आपका इनकम 1,20,000 क्रॉस कर गया, अगर आपका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में भी, ठीक है, अगर ये 10 लाख क्रॉस कर गया, अगर आपका सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर गया, किसके लिए बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, तो कौन बचता है? एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप, इनके लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर सेम बात, अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट टर्नओवर पिछले 3 साल में किसी भी एक ईयर में, किसी भी पिछले 3 साल के किसी भी ईयर में अगर 10 लाख क्रॉस कर गया, या फिर इनकम आपका 1,20,000 क्रॉस कर गया, तो आपको भी अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। न्यूली सेटअप अगर है तो, ये तो एग्जिस्टिंग का बात कह दिया सर। अगर न्यूली सेटअप है तो सर, न्यूली सेटअप बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो इन केस वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप इन एनी प्रीवियस ईयर, इफ इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इस उसी पर्टिकुलर ईयर में, मतलब अगर 22-23 का बात कर रहे हैं तो 22-23 में अगर किसी का इनकम 1,20,000 हो जाए और 22-23 में उसका ग्रॉस रिसीव्स या प्रोफेशन या टर्नओवर जो भी है उसका 10 लाख क्रॉस कर जाए, तो उसे अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, कोई और है, कोई और मतलब लाइक एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव्स, इस तरह का, ठीक है, कोई और है जो इंडिविजुअल एचयूएफ में नहीं आता, बट कोई और है, ठीक है। बोलो सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट के साइड में भी देख रहे थे ना, हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट के साइट ओपन करते ही ये देखो क्या क्या दिख रहा है, इंडिविजुअल और एचयूएफ का अलग दिया, कंपनी का अलग दिया, नॉन कंपनी का अलग दिया, ठीक है। तो नॉन कंपनी में कौन कौन आता है? एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, फार्म, एलएलपी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, समझ में आ रहा है सर? ये हो गया सर अलग पर्सन्स, कंपनी अलग से है, डोमेस्टिक फॉरेन, इंडिविजुअल और एचयूएफ का अलग है। इंडिविजुअल एचयूएफ पे कितना हेड दिया है देखो, सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस प्रोफेशन, सीनियर, सुपर सीनियर, नॉन रेजिडेंट, एचयूएफ दिखाई दे रहा है? बस देखते रहो और समझते रहो। मतलब
इवन इनकम टैक्स के साइड में जाने से भी आपको बेसिक नॉलेज, तो बेसिक क्या मतलब सारा चीज आप समझ जाओगे अगर आप इनकम टैक्स को अच्छे से समझ पाते हो तो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं showing lower income as compared to income computed on presumptive basis under section 44AE और सेक्शन 44BB और सेक्शन 44BBB। सर ये क्या हो गया, ये कौन सा पॉइंट में बात कर रहे हो आप? showing lower income as compared to income computed on presumptive basis under section 44AE। सर कहता है where profits and gains from business are calculated on a presumptive basis under section 44AE, ठीक है, और सेक्शन 44BB और सेक्शन 44BBB ये सभी प्रिजम्पटिव स्कीम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। And the assessee has claimed that his income is lower than the profits and gain, so deemed to be profit and gain of the business। मतलब presumptive system से भी उसका इनकम कम है, showing lower income as compared to income computed on presumptive basis, ठीक है। तो उनके लिए भी अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है सर? मतलब आप बता रहे हो लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरा सच में इनकम कम है, ठीक है, प्रिजम्पटिव स्कीम से भी कम आ रहा है। showing lower income as compared to income computed on presumptive basis। The presumptive का नॉलेज तो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया आप लोगों से, 44AE में चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 44AE में क्या चलता है, ठीक है, या 44AE के साथ एक कनेक्टेड है 44BB और 44BBB, उसमें क्या चलता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको प्रिजम्पटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं होगा। बट इतना समझ में अभी तो आ रहा होगा कि भाई अकाउंट्स मेंटेन के बारे में बात कर रहे हैं। So where the provisions of section 44AD subsection 4 are applicable, ठीक है, in his case and his income exceeds the basic exemption limit in any previous year, ठीक है, ये 44AD का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 44AD में टैक्स ऑडिट के बारे में बोला और 44AD के अंदर ये रहा स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ये भी एक प्रिजम्पटिव स्कीम का ये कॉन्सेप्ट है 44AD, देख रहे हो सर, जिसमें किसका किसका होता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP engaged in eligible business and who has not claimed deductions under section 10AA और चैप्टर 6 से अंडर C डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ठीक है, मतलब जो डिडक्शन क्लेम नहीं किया 10AA के तहत। 10AA कहाँ आता है सर? सर 10AA अगर आपको समझना है तो उसके लिए एक चैप्टर आता है इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसके अंदर सेक्शन 10 रिलेटेड पॉइंट का डिस्कशन होता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर 6 से और अंडर सी है ये सेक्शन 80C से 80U का एरिया है। तो कहता है कि सर अगर कोई ऐसा कोई डिडक्शंस क्लेम वहां नहीं करता है या चैप्टर 6 से में नहीं करता है तो ऐसे लोगों के लिए 44AD का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में 44AD समझाने वाला हूँ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ सर, तो आपको क्लैरिटी आएगा। तो फिर यहाँ पर अभी सेक्शंस को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वाला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। सर ये वाला पॉइंट इतना कहना चाहता है कि अगर आप सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 के तहत अगर आपका कोई सेक्शन है और एप्लीकेबल इन हिज केस एंड हिज इनकम एक्सीड्स द बेसिक लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर, मतलब 2,50,000 नॉर्मल बेसिक लिमिट है जिनका एज बिलो 60 इयर्स है। अगर एज 60 से ज्यादा है और 80 से कम है तो उनका बेसिक लिमिट कितना हो जाएगा रे? हाँ सर, अगर किसी का एज 60 से 80 के बीच में है, ये सब बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर बात हो रहा है। ऐसे एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, एक चीज मैं बोलना भूल गया, मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास आप लोगों को आई थिंक इसी वीक में स्टार्ट करूंगा। मैं आज ही आप लोगों को डेट बताऊंगा कि कब देना है, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास सभी कोई फिर से ज्वाइन करे, जिनका हो चुका है वो भी और जो नहीं किया एक बार में लाइव में वो भी, क्योंकि बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का मैं स्टार्ट फिर से करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, आप जरूर करें। उसमें मैंने इनकम टैक्स का बेसिक चर्चा करूंगा और साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस का भी डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों का बेसिक नीस है या बेसिक्स हो चुका है रिवाइज करना है वो हर कोई जरूर करे सर, मतलब जो लोग बैकअप लेके कर रहे हो शायद कर लिए बट कोई बात नहीं, फिर से करे सर, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं 2.5 लाख का जो बात कर रहा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जो बात कर रहा, ये क्या है? अगर आप 60 के नीचे हो तो बेसिक लिमिट 2.5 लाख है, लेकिन अगर आप 60 से 80 के बीच में हो तो बेसिक लिमिट 3 लाख है, मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख तक 60 के नीचे वाले बंदे को कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर आपका एज 80 से ज्यादा हो तो आपके लिए 5 लाख का नियम आता है सर, कितने का?
5 लाख, मतलब 5 लाख तक आपका बेसिक लिमिट है, 5 लाख के ऊपर नो टैक्स, मतलब नीचे नो टैक्स। अगर आप 5 लाख के नीचे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बट 5 लाख क्रॉस करते आपको टैक्स देना है अगर आपका एज 80 के ऊपर जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, क्या कहते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है सर कि in cases where an assessee not eligible to claim the benefit of the provisions of 44 AD for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of 44 AD and his income exceeds the basic limit of the previous year, तो उस बंदे को भी अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। लेकिन एक डाउट रहेगा, क्या डाउट सर? 44 AD क्या है वही तो नहीं समझ में आया। जब 44 AD समझा देंगे तो ये पॉइंट नंबर 4 भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ रहे थे ना कि किसके किसके लिए अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। हाँ सर, अकाउंट मेंटेन करना किसके किसके लिए जरूरी है, इसका एक पूरा लंबा चर्चा था। दैट इज कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट सेक्शन 44 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है और लेकिन जरूरी है तो मैं आपको एक बार फिर भी रीड करा दी। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो पॉइंट थोड़ा सा आधा अधूरा सा रह गया वो आधा अधूरापन भी क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उसके रिगार्डिंग जैसी चर्चा हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्लीज मुझे इतना बता दो कि क्या आपको 44AA समझ में आया? मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। थैंक यू सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाओगे सर? जाना कहाँ? मरना यहाँ, जीना यहाँ, तो जाना कहाँ? सर शायर मत बना करो, पढ़ाओ। ठीक है सर, पढ़ाते हैं। अच्छा 44AB में बात कर लेंगे। 44AB टैक्स ऑडिट, फिर 44AD में बात कर लेंगे प्रिजम्पटिव इनकम, और 44AD के तहत क्या क्या और भी पॉइंट कनेक्टेड पॉइंट है उसे भी बात कर लेंगे। 44AE 44AD का ही एक एक्सेप्शनल पॉइंट्स है, 44AD है उसी का कनेक्टेड में चलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार 44AB हो जाए सर। 44AB मैंडेटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, मतलब इतना देर से हम लोग बात कर रहे थे कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अब बात करेंगे कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं सर टैक्स ऑडिट, इसको लेके काफी लड़ाई है। बाकी लोग भी कहता है, CMA वाले भी मांगता है कि हमें भी टैक्स ऑडिट दे दो, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इसका कोई डिसीजन नहीं लिया। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग CA होते हैं उनके पास इसका पूरा राइट है कि वो टैक्स ऑडिट करें। ठीक है, चलो सर देख लेते हैं क्या क्या है टैक्स ऑडिट के अंदर। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशंस। जो बिजनेस करता है या प्रोफेशन संभालते हैं उनका टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। मतलब अगर आप बिजनेस करते हो और अगर आपको टैक्स जमा करना है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा अकाउंट्स मेंटेन करके। सर क्या सबके लिए जरूरी है? सर नहीं, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप नहीं करोगे ना तो बहुत सारा काम आपका अटक जाएगा रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है। जो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल हो या फिर फार्म चलाते हो, आप उससे करवा सकते हो। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2 ऑफ द टैक्स टेबल बिलो कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। चलो देखते हैं क्या टेबल दिया है नीचे, ये वाला, ये जो पर्सन के बारे में टेबल है ना, ये टेबल में दिया हुआ है कि किसके किसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है और ऑडिट का रिपोर्ट कहाँ क्या जमा करना है। नहीं करोगे तो क्या पेनल्टी लगेगा, चलो बताते हैं। हाँ ठीक है, तो अगला 10-15 मिनट 44AB के नाम, हाँ क्या बोलते हो सर? अगला 10-15 मिनट्स 44AB में देते हैं। सर आप तो 10-15 मिनट बोल के 1 घंटा इसी में बता दो। सर क्या करें, जरूरत के हिसाब से बोल देते हैं। It is obligatory for the person mentioned in column 2, the table below, carrying on business or profession to get his accounts audited. Audit का मतलब क्या होता है? Audit का मतलब होता है चेक करवाना, चेकिंग। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग, भाउचिंग। ऑडिट बहुत कुछ होता है, ऑडिट में 2-3 प्रोसेस होते हैं, भाउचिंग होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं। हाँ, भाउचिंग किसका होता है? बिल का भाउचिंग किया जाता है, बिल्स वगैरह का, सेल बिल, परचेज बिल का भाउचिंग कर लो। और वेरिफिकेशन किस चीज का होता है? सर ऑडिट पढ़ा रहे हो क्या?
नहीं रे बाबा। एसेट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सर क्या होता है ये सब वेरिफिकेशन करने में? अरे आपका सब कुछ सही है कि नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को परमिशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई आप बता दो कि अगर आप बोलोगे सही है तो फिर सही है, अगर आप घोटाला कर दोगे तो सोसाइटी गिर जाएगा, अगर आपसे घोटाला हो गया तो सोसाइटी गिर जाएगा, सोसाइटी गलत राह पे चलेगा। इसलिए जब भी किसी जगह में कोई बड़ा करप्शन का आपको बदबू देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा कैसे करप्शन हो चुका है। ठीक है, चाहे वो सुरेश कलमडी का कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स हो, चाहे वो सत्यम कंप्यूटर्स का केस हो, रोटोमैक हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर जी का करप्शन हो, वट एवर जो भी करप्शन, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करप्शन हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी करप्शन का बदबू आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कुछ तो गड़बड़ है ऑडिट में, चेकिंग में। हाँ सर, इसीलिए ऑडिट इतना मैंडेटरी है। करप्शन को बंद करना है तो ऑडिट बहुत जरूरी है। और इसको लेके सीए इंस्टीट्यूट का रिसेंट कुछ अमेंडमेंट आने वाला है कि सी इंस्टीट्यूट इतना मानता है कि क्योंकि गवर्नमेंट सीए को बहुत ज्यादा पावर देने वाले हैं, पावर इन द सेंस उनको इतना बोलना, पावर तो ऑलरेडी है बट इतना उनका मानना है कि भाई सिलेबस को इतना डेवलप करो, नॉलेज को स्टूडेंट्स का इतना प्रैक्टिकल बनाओ ताकि मतलब वो प्रॉब्लम को देख भी पाए, ठीक है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी कर पाए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को करप्शंस बंद करना है और जितना करप्शन बंद करना है उतना ऑडिटर को पावर और ऑडिटर का नॉलेज डेवलप करना है। और आज के डेट में सर टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज को भी बिल्डअप करने के पीछे सीए इंस्टीट्यूट को काफी मौका मिला है। और रिसेंट सिलेबस जो चेंजेस होने वाला है ना उसमें टेक्नोलॉजिकल चीजों को काफी डेवलप करने का बात कर रहा है। जो लोग अभी इंटरमीडिएट लेवल में हो, फाइनल में जाके पढ़ लोगे, जो फाइनल में है, जो अभी फाउंडेशन लेवल में है उसको शायद न्यू इंटर का सिलेबस मिले, जो अभी के इंटर में वो फाइनल में जाके करेगा। ठीक है, लेकिन जो अभी फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में जाएगा शायद इसको न्यू सिलेबस में काफी मॉडर्न टेक्निक का मतलब उनको सुविधा मिलने का चांसेस है। ठीक है, और होना भी चाहिए। तो क्या होगा, अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ द कंडीशन मेंशन्ड इन द कोरेस्पोंडिंग रो ऑफ कॉलम 3 आर सेटिस्फाइड। चलो देखते हैं क्या सेटिस्फेक्शंस का बात कर रहे हैं। कौन कौन है ये लोग जिसको ऑडिट करवाना है? सर, in case of a person carrying on business, in case of a person carrying on business, sir, if his total sales, ध्यान से सुनना, when tax audit is required, और यहाँ पर person किसके किसके लिए जरूरी है? when tax audit is required, अगर बंदे का सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव्ड बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए, कब? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। जैसे अगर मैं करंट प्रीवियस ईयर का बात करूं तो 23-24 अगर मेरा असेसमेंट ईयर चलने वाला है तो 22-23 तो जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तब का बात कर रहा हूँ, 22-23 हमारा क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर। सो 22-23 में अगर किसी का 1 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस रिसीव, टर्नओवर या टोटल सेल्स हो जाता है तो 23-24 में असेसमेंट ईयर पे उनको ऑडिट रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। नोट, the requirement of audit under section 44AB does not apply to a person who declares profit and gains on presumptive basis। जो 44AB के तहत करेगा या फिर 44AD के तहत अपना सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव को दिखाएगा, जिनका इनकम 2 करोड़ से नीचे है, जिनका ग्रॉस रिसीव, टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है। ध्यान से सुनना बात को। The requirement of audit under section 44AB does not apply to a person who declares profit and gains on presumptive basis under section 44AD and his total sales, turnover or gross receipt does not exceed 2 crore। So अगर आप 2 करोड़ के ऊपर एनुअल लेवल में टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट या टोटल सेल्स नहीं करते तो जाके आप प्रिजम्पटिव स्कीम में 44AD में अपने आप को देख सकते हो। अभी भी मैंने प्रिजम्पटिव का डिटेल्स नहीं बताया आपको, बट कोशिश करता हूं बता देने का। ठीक है, लेकिन इतना समझ में आ गया होगा कि 44AB में ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट बाकी जो भी रहेगा उनके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई मानिए कि 44AB के तहत ऑडिट करते हैं बट इनकम 2 करोड़ से नीचे है, कर सकता है। ठीक है, मतलब वो ऑडिट करवाते हैं बट प्रिजम्पटिव स्कीम चूज नहीं किया उन्होंने, कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रिजम्पटिव स्कीम फायदेमंद होगा तो करना, अगर नहीं है तो मत करना। ठीक है, ये सब आगे आगे जब हम लोग टोटल इनकम करेंगे ना तो समझ जाएंगे कि प्रिजम्पटिव करने से उसको फायदा होता कि नॉर्मल स्लैब में रहने से उसको फायदा होता। इफ, अच्छा, अब दूसरा बात में आ जाते हैं सर। ठीक है, इफ द पर्सन, इफ इन केस ऑफ अ सच पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस
जो बंदा बिजनेस चला रहे हैं, बट इस पे ध्यान देना बात को, एग्रीगेट कैश रिसिप्ट, अगर आपका कैश रिसिप्ट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन द सेंस, अगेन अगर 23-24 आपका असेसमेंट ईयर है तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका 22-23 हो जाएगा, या फिर कोई भी पुराना पिछला प्रीवियस ईयर, वॉट एवर बी द केस, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस में मिलेगा या सिचुएशंस में मिलेगा। अगर आपका टोटल कैश रिसीप्ट्स इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन इक्वल्स टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट, आप जितना रिसिप्ट करते हो सेल्स के लिए, टर्नओवर के लिए, ग्रॉस रिसिप्ट जितना भी आप करते हो, अगर उसका 5% से कम आपका कैश में रिसिप्ट होता है, 5% से कम, मतलब अगर आप 100% रिसीव करते हो, इफ यू रिसीव 100 रुपीज, 5% मतलब 5% होता है, मतलब लेस देन 5 अमाउंट अगर आपका कैश अमाउंट में ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होता है, बाकी 95 मोर देन 95% आप नॉन कैश में करते हो, ठीक है, बात समझे। तो एग्रीगेट कैश रिसीप्ट इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन इक्वल्स टू 5% है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या बता रहे हैं सर, ऐसे केसेस में बता रहे हैं इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट इन बिजनेस ग्रेटर देन 10 करोड़ इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो नॉर्मल रूल्स क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान भटका तो दुर्घटना घट जाएगा, ध्यान नहीं भटकाना है। नॉर्मल रूल्स कहता है कि 1 करोड़ के ऊपर जाने से ही ऑडिट करवा लो, छूट दे के रखा है, अगर प्रिजम्पटिव में हो, 2 करोड़ के नीचे हो तो मत करवा। बट फिर कहता है कि अगर कैश रिसिप्ट कम है आपका, 5% से भी कम कैश में ट्रांजैक्शंस करते हो आप, तो आपको छूट है, आप 10 करोड़ तक भी चले जाए आपको ऑडिट नहीं करवाना है, 10 करोड़ से भी ऊपर चला जाए आपको ऑडिट नहीं करवाना है। मतलब 22-23 में अगर किसी का 10 करोड़ से ऊपर भी चला जाता है तो उसके लिए टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। फाइनेंस ऑडिट का बात नहीं हो रही है, टैक्स ऑडिट का बात कर रहे हैं। तो टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी अगर आप लेस देन 5% कैश रिसीव करते हो, चाहे वो टोटल रिसिप्ट के अंदर रिसिप्ट हो, सेल्स रिसिप्ट फॉर सेल्स हो, टर्नओवर हो, ग्रॉस रिसिप्ट हो, व्हाटएवर भी। सर बोलो ये पॉइंट समझ में आया? हेलो, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? बताइएगा सर, हाँ ना, जो भी हो बताइए। यस सर दूसरा पॉइंट इसमें और एक था, मैं बताना थोड़ा भूला नहीं, मैं सोचा बाद में बोलता हूँ। एग्रीगेट कैश पेमेंट्स, अगर यहाँ पर एग्रीगेट कैश रिसीव था, अगर आपका किसी को कैश पे करना भी लेस देन 5% है, टोटल पेमेंट इंक्लूड्स अमाउंट इनकर्ड इन एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप 5% से कम खर्चा कैश में करते हो, मतलब 5% से कम आप कैश रिसीव करते हो और 5% से कम आप कैश पे करते हो, बात को समझे। 5% से कम जितना भी रिसिप्ट है उससे कम, 5% से भी कम आप रिसीव कैश में करते हो, और जितना भी एक्सपेंडिचर है 5% से कम ही पेमेंट आप करते हो कैश में, तो आपका ऑडिट करने का रूल जो है टैक्स ऑडिट का, नॉर्मल 1 करोड़ का रूल था, लेकिन यहाँ पर आपको 10 करोड़ तक उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब 10 करोड़ तक भी अगर आपका 10 करोड़ भी पार कर जाए, ठीक है, इफ इज रिसीव्ड ग्रेटर देन 10 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, तभी जाके ऑडिट करवाए, अदरवाइज नहीं। 10 करोड़ पार करने से ही ऑडिट करवाना है, नहीं तो नहीं। मतलब नॉर्मल रूल 1 करोड़ था, इस केस में अप टू 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ पार करने से ऑडिट होगा, अदरवाइज नहीं। टैक्स ऑडिट ग्रेटर देन 10 करोड़ इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। बोलो सर, क्लियर ना? पेमेंट रिसिप्ट दोनों बातें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए सर। For the purpose of the payment of receipt, as the case may be, a check drawn on bank or a bank draft which is not account pay would be deemed to be the payment or receipt as the case may be in cash. अगर account pay नहीं होगा ना, मतलब ऑर्डर अगर bearer चेक वगैरह होगा तो नहीं होगा, अकाउंट पे ही होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट पे ही होना चाहिए, मतलब जिसके अकाउंट में जाना चाहिए, एकदम क्लियर कट डिटेल्स होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको बोला है, अकाउंट पे ही चेक होता है ना सर, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है कि अकाउंट पे ही क्या होता है, बट इतना समझो कि भाई जिसको देना है उसी के अकाउंट में जाएगा, या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से करो, या फिर चेक ड्रॉन ऑन बैंक होना चाहिए, नॉर्मल कोई दूसरा इधर उधर का चेक होने से नहीं होगा, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर वो अनरिकॉग्नाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा।
ठीक है, तो पेमेंट करो या रिसीव करो, सब कुछ एकदम प्रॉपर, अकाउंट पे ही चेक हो, बैंक ड्राफ्ट हो, ठीक है, चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो फिर उसको भी कैश ही माना जाएगा। इन केस ऑफ एन एसएससी, अच्छा दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ एन एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AE, 44 AE में कौन आते हैं जानते हो सर? सर कौन आता है बोलो, आप तो बोले नहीं सर। 44 AE में ये लोग आते हैं जो लोग ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में रहते हैं। 44 AE, ध्यान रखना बात पे, ठीक है। फोर्टी फोर AE में कौन आता है? In case of an SSC covered under section 44 AE, that is an SSC engaged in the business of applying, hiring, leasing goods carriage, who owns not more than 10 goods carriage at the time during the previous year. मतलब आपके पास 10 से कम ट्रक है, सिंपल बात है। Who is in the business of applying, hiring, leasing goods carriage, who owns not more than 10 goods carriage, मतलब 10 ट्रक से कम है उनका प्रीवियस ईयर, तभी वो 44 AE के तहत काउंट होता है। लेकिन इसका और भी कुछ रूल्स हैं 44 AE के तहत, उसको मैं आगे बताता हूं आपको कि क्या रूल है 44 AE के तहत। बट इतना समझो 44 AE में किसको काउंट किया जाता है? जिसका 10 ट्रक से कम ट्रक है, ठीक है, जो प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स के काम में बिजी है, मतलब अपने आप को ये रखता है, who owns not more than 10 goods carriage at any time during the previous year, उनके बारे में बात हो रहा है 44 AE के तहत। अब आपको मेन पॉइंट में बात करता हूं कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब बस कॉन्सेप्ट समझो कि भाई इसका टैक्स ऑडिट किसका करवाना है और किसका नहीं, ठीक है। टैक्स ऑडिट किसका करवाना है और किसका नहीं, जिसमें मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल्स में लेके आ गए 44 AE के तहत, ठीक है। जो बंदा अपने आप को engaged in the business of applying, hiring और leasing goods के बिजनेस पे जो अपने आप को रखा है, ठीक है, और जिसका प्रीवियस ईयर में, मतलब अगर 23-24 आपका असेसमेंट ईयर है तो 22-23 में अगर आपका 10 गुड्स कैरेज से कम है तो आप इस कैटेगरी का पर्सन। अब ये देखना है कि टैक्स ऑडिट रिकॉर्ड कैसे है। If such SSC claims that profit and gains from business in the relevant previous year are lower than the profit and gain computed on a presumptive basis, प्रिजम्पटिव बेसिस का जो प्रॉफिट है उससे नॉर्मल बिजनेस पे आपका प्रॉफिट कम है, ठीक है। इफ सच एसएससी क्लेम्स, अगर वो क्लेम करता है कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आर लोअर देन द प्रॉफिट एंड गेन कंप्यूटेड ऑन ए प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AE। अच्छा एक बात आपको कह दूं कि जो लोग ये लॉजिस्टिक बिजनेस में हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक बिजनेस में जो लोग हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट में, जिसका 10 से कम 10 से कम जिनका गुड्स कैरेज वगैरह है, ठीक है, इनका भी प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्स चलता है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। बिकॉज ये लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है तो इतना अकाउंट्स मेंटेन का झमेला भी वो लोग नहीं लेना चाहता, तो ऐसे केसेस में ये लोग भी प्रिजम्पटिव सिस्टम में टैक्स दे सकता है, ठीक है, मतलब उनके पास ऑप्शंस है। लेकिन ये कह रहा है कि इफ सच एसएससी क्लेम्स, अगर एसएससी मतलब ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस वाले बंदा अगर ये सोच रहा है कि भाई मेरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब मानो 22-23, इफ दिस इज माय प्रीवियस ईयर, लोअर देन द प्रॉफिट एंड गेन्स कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AE, दैट इज 1000 पर टन। रूल क्या है? 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडेड वेट, ठीक है। ग्रॉस व्हीकल वेट मतलब खाली हालत में, जब गाड़ी खाली है, ग्रॉस व्हीकल नेट मतलब उसके अंदर गुड्स चढ़ाने के बाद, ग्रॉस व्हीकल वेट 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडेड वेट इन केस ऑफ ईच हेवी गुड्स व्हीकल एंड 7,500 फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर व्हिच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी, ठीक है। मतलब ये आपका अर्निंग के बारे में बात कर रहा है। आप 1000 पर टन कमाते हो ग्रॉस व्हीकल, अगर उसका वो अनलैडेड वेट के हिसाब से इन केस ऑफ ईच हेवी गुड्स व्हीकल, ठीक है, और 7,500 फॉर ईच व्हीकल, टन के हिसाब से नहीं, अदर देन हेवी गुड्स, 7,500 फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स, ठीक है। ओके देखो सर, मैं फिर से एक्चुअली मैं 44 यही अभी तक आपको बताया नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा एक समझ में दिक्कत हो रहा होगा कि सर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। बट इतना भी करेंटली सोचो कि अगर आप अपना इनकम इतना क्लेम करते हो 44 AE के तहत
कि अगर बड़ा गाड़ी है, भारी गाड़ी है, हेवी व्हीकल्स है, ठीक है, तो 1000 पर टन का भाड़ा का बात है, ठीक है। और अगर दूसरा कोई गाड़ी है फॉर ईच हेवी व्हीकल्स एंड 7500 फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल फॉर एवरी मंथ, हर मंथ अगर आपका 7500 का भाड़ा आ जाता है और पार्ट ऑफ द मंथ में भी 7500 का भाड़ा आ जाता है, फॉर विच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी, जो व्हीकल उसका खुद का होगा। तो मतलब बेसिकली ये एक मार्जिनल लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टर का बिजनेस के बारे में है सर, ठीक है। जो एक भारी गाड़ी भाड़ा देके पर टन में 1000 टका करके भाड़ा लेता है, या फिर एक छोटा गाड़ी भाड़ा देके, लाइक छोटा हाथी वगैरह होगा जिसमें वो 7500 मंथ का कमाते हैं, ठीक है, या पार्ट ऑफ द मंथ का कमाते हैं, ठीक है, या तो पूरा मंथ का 7500 या तो पार्ट मंथ का 7500, ठीक है, फॉर ईच व्हीकल, ठीक है। और उसके पास सर्टेन मंथ में 10 से कम गाड़ी है, तो उनके लिए अगर वो क्लेम करता है कि भाई मेरा प्रॉफिट प्रिजम्पटिव से कम है, तो उनके लिए भी अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो क्लेम करता है। तो इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी, अब इसका मैं आपको आगे आगे जब 44A के डिटेल्स में जाऊंगा तो मैं आपको बात और डिटेल्स में कर लेता हूँ पर, क्योंकि एट ए टाइम सारा सेक्शंस को एक साथ लेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल बढ़ जाएगा। तो मैं अभी आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई किसके किसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है, ये थोड़ा सा जानकारी ले लो, और फिर जाके जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा क्लैरिटी आपको ऐसे ही आ जाए। In case of an eligible SSC carrying on business whose total turnover, sales, gross receipts less than rupees 200 lakh and who has opted for section 44AD in any earlier previous year. In case of an eligible SSC carrying on business whose total turnover, sales, gross receipts less than 200 lakh and who has opted for section 44AD in any earlier previous year. मतलब अगर वो पहले प्रिजम्पटिव में था, ठीक है, और अभी उसका सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट 200 लाख से कम है, मतलब 200 लाख मतलब कितना, 2 करोड़ से कम है, और जो प्रीवियस ईयर में, से फॉर एग्जांपल अर्लियर प्रीवियस ईयर, मतलब अगर मेरा करंट प्रीवियस ईयर 22-23 होगा तो अर्लियर प्रीवियस ईयर 21-22 होगा, ठीक है। अर्लियर प्रीवियस ईयर में अगर वो 44AD के तहत अपने आप को ऑप्ट किया था प्रिजम्पटिव स्कीम में, ठीक है, तो ऐसे केसेस में इनके लिए भी ऑडिट होना जरूरी हो जाता है कि भाई अचानक से आपने क्यों चेंज किया। तो क्या कहता है, इफ ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव प्रीवियस इयर्स, सक्सेसिव मतलब अपकमिंग, ठीक है, से प्रीवियस ईयर 22-23, नॉट इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 44AD, मतलब अगेन वही प्रिजम्पटिव स्कीम, दैट इज ही डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 8% और 6% ऑफ द टोटल टर्नओवर में, तो वो कहना चाहता है कि उसका प्रॉफिट वैल्यू टोटल टर्नओवर का 8% या 6% से कम है। 8% तब लगता है जब आप विदाउट बैंक ट्रांजैक्शंस करते हो, और 6% जब आप सारा ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू से करते हो। आगे बताता हूं सर, 44AD बता देंगे तो ये सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर वो क्लेम करता है कि उसका प्रॉफिट टोटल टर्नओवर का 8% या 6% से भी कम है, as the case may be in that year, then he cannot opt for section 44AD for 5 successive previous year। तो ऐसे केसेस में वो अगला 5 साल में 44AD यूज नहीं कर सकता आफ्टर द ईयर ऑफ सच डिफॉल्ट, दैट इज फ्रॉम 23-24 से लेके 27-28 तक। For the year of default, that is 22-23 and 5 successive years, that is 23-24 से लेके 27-28 तक, he has to maintain books of accounts, और उसको क्या करना होगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा 44AA के तहत, एंड गेट देम ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A। ये सर बोलो, कुछ क्वेश्चन आ रहा था मुझे लगा है सर, बोलो सर, कोई क्वेश्चन आ रहा था, मैं समझाता हूँ सर पॉइंट, रुक जाओ, क्योंकि ये 44AD और 44AE बीच में आ गया सर, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस पॉइंट एक बार रीड कराया कि इनके लिए भी ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाता है, जो प्रिजम्पटिव स्कीम से हट जाता है, जो प्रिजम्पटिव स्कीम से हट जाता है। इफ यू डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी 5 सक्सेसिव इयर्स नॉट इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 44AD, दैट इज डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन 8% और 6% टोटल टर्नओवर, अगर वो डिक्लेयर करता है प्रॉफिट को इस तरह से, तो फिर आगे से उसको प्रिजम्पटिव स्कीम में आने का अगला 5 साल तक कोई मौका नहीं मिलेगा, जिस साल उसका डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ सर, अभी तक आपको 44AD और 44AE का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ सर, मैं 44AD 44AE को एक बार बात करता हूँ, उसके बाद मैं वापस ये पॉइंट को आपको फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बात की यहाँ पर ध्यान रखें सर, 200 लाख से कम का ग्रॉस रिसिप्ट होना चाहिए, और प्रीवियसली आपने 44AD में थे, जैसे कि 21-22 में।
अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है सर, इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशंस, इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशंस, उनके लिए भी बोला है इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशंस, तो उनके लिए ऑडिट का मैंडेट नहीं है। ये जान लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बिजनेस नहीं प्रोफेशन चलाते हो, और कौन प्रोफेशन होता है आप लोग जानते हो, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर्स, ठीक है, आर्किटेक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल बंदा, जो भी आपको मैंने पहले भी 44AA के टाइम पे भी बोल रहा था, अगर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा होता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, सीए से ऑडिट, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट हाँ करवाना पड़ेगा। साथ में ये भी बोला है सर, इन केस ऑफ एन एसएससी कैरिंग ऑन ए नोटिफाइड प्रोफेशंस, जैसे कि आपको मैं पहले ही बोल के आया, दैट इज कि लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशंस, टेक्निकल कंसल्टेंसी, जिसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, ठीक है, लेकिन वो 44AA सबसेक्शन 1 के तहत नोटिफाइड है, ठीक है, इनके केस में ऑडिट करना है क्या? बड़ा बात है सर, इनके केस में ऑडिट करना है, ये लोग ऑलरेडी अकाउंट्स मेंटेन तो करेगा एज पर द रूल्स। So if such resident SSC claims that profits and gains from such professions in the relevant previous years are lower than the profits and gains computed on a presumptive basis under section 44ADA, अगर वो ये क्लेम करता है प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से उनका प्रॉफिट कम है, that is 50% of gross receipt and his income exceeds the basic exemption limit in that previous year, मतलब वो 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में वो 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, वो क्लेम करता है कि प्रिजम्पटिव स्कीम से कम इनकम है उनका, तो ऐसे केसेस में उनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक चीज देख पा रहे हो सर, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशंस, ये 44AD और AE के साथ 44AB कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इन सिंपल 44AB को अगर समझना है तो सिंपल 44AB यही बात करता है कि अगर हम बिजनेस करते हैं 1 करोड़ के ऊपर, अगर मेरा 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर टर्नओवर नहीं करवाते, मतलब 1 करोड़ के नीचे का है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। वो अलग बात कि आज के डेट में अगर आपको मानो कोई बिजनेस चलाते हैं, उसको बैंक लोन चाहिए, ठीक है, बैंक लोन चाहिए, उसको अप्लाई करना है बैंक लोन वगैरह के लिए, तो ऐसे केसेस में आपको मैं बता दूं, उसे ना टैक्स ऑडिट ऐसे भी करना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है, बट बिना टैक्स ऑडिट का बैंक रिपोर्ट नहीं लेता है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि उसका ऑथेंटिकेशन का प्रूफ नहीं होता, तो फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, ठीक है, यूडीएन नंबर से, ठीक है, जो सी इंस्टीट्यूट के थ्रू से होता है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर मैंडेटरी किसके केस में 1 करोड़ के ऊपर, अगर आप प्रोफेशन संभालते हो तो 50 लाख का ग्रॉस रिसीट से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन था बिजनेस के केस में कि अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, ठीक है, 10 करोड़ तक आपको छूट हो सकता है, 10 करोड़ तक छूट हो सकता है, ऑडिट नहीं करवाना है अगर आप कैश रिसीप्ट या कैश पेमेंट 5% से कम करते हो, तो ऐसे केसेस में सिर्फ 10 करोड़ पार करने से ही आप ऑडिट करवाए, अदरवाइज आपको छूट है टैक्स ऑडिट, ठीक है। तो ये एक बेसिक चर्चा था, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था सर, ये 44AE, 44AD और 44ADA बीच में आके टपक पड़ा। अब आपके मन में वही चल रहा होगा, सर ये प्रिजम्पटिव स्कीम थोड़ा समझाओ, तो प्रिजम्पटिव समझ जाओगे ना, तो ये बाकी जो बीच में और भी ऑडिट के बारे में क्लेम हुआ ना, ये जो आधा अधूरा सा फीलिंग आ रहा है, ये आधा अधूरा सा फीलिंग आपको इस पॉइंट में क्लियर हो जाएगा जब आप ये 3 चीज समझ जाओगे, प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजन जिसमें 44AD का कॉन्सेप्ट, 44ADA का कॉन्सेप्ट एंड 44AE का कॉन्सेप्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना सर, तो फिर आपके मन में जो थोड़ा सा दुविधा है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। लेकिन नॉर्मल वे में मुझे प्लीज एक बार बता दो आप, क्या आपको क्या समझ में आया 44AB का कॉन्सेप्ट, इतना मुझे बताइए। नॉर्मल वे में मतलब 44AB का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, क्या वो क्लियर है? मैं 44AD मतलब प्रिजम्पटिव को छोड़ के बताओ मुझे, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। यस सर। अब आगे देखो कि मैं आपको प्रिजम्पटिव थोड़ा बता देता हूं, प्रिजम्पटिव बता देंगे क्लैरिटी आ जाएगा सर, थोड़ा प्रिजम्पटिव सुन लो, तो फिर ये टैक्स का सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस ना कवर हो जाएगा, और उसके बाद आप जस्ट क्वेश्चंस करोगे, एग्जांपल्स, केस लॉ, ये सब सॉल्व करोगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा।
अब ध्यान से देखो सर, अच्छा 44AB में ऑडिट रिपोर्ट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर द स्टैट्यूट्स आर कंसीडर्ड और स्पेसिफाइड डेट और पेनल प्रोविजंस, इसका भी एक नॉलेज आपको लेना चाहिए था ना। अच्छा एक बार बता देता हूँ सर, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या है, एक बार सुन लो जो ऑडिट रिपोर्ट का बात है। द पर्सन मेंशन्ड अबव, जिसके जिसके ऑडिट जरूरी है, वुड हैव टू फर्निश बाय द स्पेसिफाइड डेट अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर दिस द पर्पस द बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 6G form 3CA 3CB 3CD containing forms of audit report and particular to be furnished herein. Accounts audited under other statutes are considered. In cases where the accounts of a person are required to be audited by or under any other law before the specified date, it will be sufficient if the person gets his accounts audited under such other law before the specified date. मतलब नॉर्मल जैसे कि अकाउंट्स लॉ के हिसाब से जो ऑडिट होता है, ठीक है, अकाउंटिंग मतलब सी इंस्टीट्यूट का जो ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल फाइनेंस ऑडिट, उसके बारे में बात कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट अदर लॉ में ऑडिट होता है ना, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं, सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो फाइनेंस ऑडिट होता है जो सीए करते हैं, ठीक है, तो ये सीए करते हैं फाइनेंस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट करते हैं सीए में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में मैंडेटरी है एकदम बिल्कुल, और सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। तो इसलिए क्या कह रहा है, इन केसेस वेयर द अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय और अंडर, मतलब अकाउंट्स ऑडिट का बात है तो फाइनेंस ऑडिट का ही बेसिकली बात हो रहा है। सो इन केसेस वेयर द अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड or under any other law before the specified date, it will be sufficient if the person gets his accounts audited under such other law before the specified date and also furnished by said date the report of audit in the prescribed form in addition to the report of audit required under such other law. ठीक है, thus for example the provisions regarding compulsory audit does not imply a second or separate audit of accounts of companies whose accounts are already required to be audited under Companies Act 2013. ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जिसका अकाउंट्स ऑडिट करना ऐसे भी मैंडेटरी है, उसे तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। द प्रोविजंस ओनली रिक्वायर दैट कंपनीज शुड गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर द स्पेसिफाइड डेट in addition to the report required to be given by the auditor under the Companies Act 2013 furnish a report for tax purpose in the form to be prescribed in this behalf by CBDT। मतलब वो नॉर्मल फाइनेंस ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उसी हिसाब से वो ऑडिट करे और टैक्स का एक रिपोर्ट वो सीबीडीटी को सबमिट करे, मतलब अलग से करने का, क्योंकि कंपनी को तो ऐसे ही मैंडेटरी है, कंपनी को तो ऑडिट करना मैंडेटरी है, कंपनी के लिए तो कोई रूल ही नहीं है कि भाई कितना टर्नओवर होगा नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ता, कंपनी के लिए ऑडिट एकदम 100% करना ही। अगर आप कंपनी हो, चाहे पीवीटी हो या फिर पब्लिक लिमिटेड हो, आपको ऑडिट करवाना है। अगर आप नॉन कंपनी हो तो आपके लिए 1 करोड़ का रूल है, उसमें भी अगर आप 5% का कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो 10 करोड़ का आपको छूट है, लेकिन कंपनी के केस में तो ऐसे ही ऑडिट करवाना है। तो वही बता रहा है कि अगर आप नॉर्मल कंपनी लॉ के हिसाब से ऑडिट कर लेते हो, ठीक है, तो इसके बाद आपको टैक्स पर्पस का जो भी डेटा है वो आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में सीबीडीटी को सबमिट करो, बस उसी काम में हो जाएगा, उसी काम में काम हो जाएगा, क्योंकि वो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है ना। स्पेसिफाइड डेट का मतलब है वही रिटर्न फाइलिंग के पहले, द एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर or years relevant to any assessment year means the date on month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139 subsection. The due date for filing return of income in case of an assessee who are required to get their accounts audited, जिसको अपना अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ता है, उनके लिए क्या डेट है, 31 अक्टूबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जैसे कि जो 22-23 का असेसमेंट ईयर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ वो 31 अक्टूबर में कंप्लीट हुआ, तो उसके पहले आपको कर लेना चाहिए। Hence, the specified date of tax audit would be 30th September of relevant assessment year बाकी लोगों के केस, ठीक है। The due date for filing return of income in case of assessee who are required to get their accounts audited, that is 31st October of the relevant assessment year। तो फिर specified date for tax audit क्या हो जाएगा, नॉर्मल अकाउंट्स का ऑडिट हो जाएगा 31st अक्टूबर, ठीक है, तो फिर टैक्स ऑडिट का डेट क्या हो जाएगा 30th सितंबर ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब 31st अक्टूबर के अंदर अगर आपको नॉर्मल अकाउंट्स ऑडिट कर लेना चाहिए, ठीक है, 30 सितंबर के अंदर आपको टैक्स ऑडिट कर लेना चाहिए, ठीक, 1 मंथ पहले। याद रखिए सर, इसको कहते हैं स्पेसिफाइड डेट, तो जस्ट बिफोर दी 1 मंथ आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए टैक्स ऑडिट, जिसके लिए भी जरूरी है उसको करना पड़ेगा। पेनल प्रोविजंस है क्या, यस, इट मे बी नोटेड दैट अंडर सेक्शन 271B penal action can be taken for not getting the accounts audited and for not filing the audit report on specified date.
टाइम पे नहीं करोगे तो पेनल्टी भरना पड़ेगा सर। ठीक है, अब पेनल्टी का कोई डिटेल्स यहाँ पर करेंटली नहीं दिया है, आगे आगे मैं लॉ के क्लास में ये ऑडिट ना करवाने का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ये सेक्शन अभी जरूरी नहीं है इसीलिए मैं आपको उतना बोला नहीं। 271B का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है सर, पेनल्टी लगता है अगर आप ऑडिट नहीं करते हो तो। 271B में पेनल्टी के बारे में डिटेल चर्चा है, मैं जैसे कनेक्टेड जरूरत पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक पॉइंट बताने जाओ तो हजारों पॉइंट आता है, हजारों पॉइंट को लेके खिचड़ी पकाने से तो मुश्किल हो जाएगा, जैसे जैसे जरूरत होगा मैं आपको बता दूंगा मौका मिलते ही। ओके सर, ये आ गया सर स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रिजम्पटिव बेसिस। अब आपको मैं बता दूं प्रिजम्पटिव किसके लिए है। प्रिजम्पटिव किसके लिए है ये थोड़ा जानकारी ले लो। 44AD, 44ADA एंड 44AE। प्रिजम्पटिव मतलब अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, डायरेक्टली अपने क्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर के ऊपर सरकार को टैक्स दे देगा। सर ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। 6% या 8% का लिमिट है। 6% अगर आप पूरा का पूरा बैंक ट्रांजैक्शन करते हो तो 6%, अगर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू से नहीं होता है तो 8% है। लेकिन किसके किसके लिए क्या क्या है वो तो बता दो। चलो देख लो, देख लो। रेसिडेंट अगर हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, बट LLP नहीं। यहाँ सर LLP को छोड़ के, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़ के। ठीक है, तो इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से अंडर सेक्शन C डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। मतलब कुछ डिडक्शंस आपको लेना था लेकिन आपने क्लेम नहीं किया, तो ऐसे केसेस में आप 44AD अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर डिडक्शंस ले लोगे ना तो 44AD अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 10AA में आप डिडक्शंस ले लेते हो, चैप्टर 6 में अगर आप डिडक्शंस ले लेते हो तो 44AD आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AD इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन, ए पर्सन कैरिंग प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA1। सर जो नोटिफाइड है, याद है ना हम लोग आज ही पढ़े, अकाउंट जिसको मेंटेन करना होता है उनके लिए 44AD नहीं है, वो प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकता। मतलब जो 44AA सबसेक्शन 1 में नोटिफाइड प्रोफेशन जो संभालते हैं वो कभी भी 44AD में नहीं आ सकता। मेरे को कोई सवाल किया था कि सर क्या वो कर सकता है, मतलब वो स्पेसिफाइड में करके क्या अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा, ऐसा एक सवाल मेरे को कोई कर रहा था। आई थिंक शुभजीत कर रहा था। शुभजीत है तू क्लास में भी? हेलो है सर। अब देख समझ में आ रहा है ना कि तुम अगर 44AA सबसेक्शन 1 में अकाउंट्स का मेंटेन करने का आपको नोटिफाइड कर दिया गया था तो 44AD में आप कभी नहीं आ सकते। याद रखें सर। ए पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, जो कमीशन और ब्रोकरेज का इनकम खाते हैं, ठीक है, वो कभी भी प्रिजम्पटिव स्कीम में हिसाब नहीं दिखा सकते। ए पर्सन ऑन एनी एजेंसी, ए पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, एजेंसी लेके काम करते हैं ना फ्रेंचाइज टाइप, ठीक है, उनके लिए भी नहीं है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना? तो ये पॉइंट था एलिजिबल एसएससी का, सेक्शन 44AD। याद रखे सर, पॉइंट 2 में बाद में आते हैं। ठीक है, पॉइंट 2 में मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले आप एलिजिबल एसएससी देख लो। तो ये था पॉइंट नंबर 44AD में कौन एलिजिबल है, 44ADA में कौन एलिजिबल है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। LLP नहीं सर। एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1, जो ऑलरेडी नोटिफाइड बिजनेस में एलिजिबल है। नोटिफाइड बिजनेस मतलब जो ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स मेंटेन के टाइम पे बताया था, 44AA सबसेक्शन 1, नेमली लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट्स प्रोफेशंस, प्रोफेशंस ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशंस, ठीक है, नोटिफाइड पर्सन, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशंस, ठीक है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फार्म, आर्टिस्ट, CS, ठीक है, प्रोफेशन ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोफेशन संभालते हैं। ऐसे कोई भी पर्सन 44ADA के तहत प्रिजम्पटिव में आ सकता है। सर यहाँ पर तो अभी ना बोला, हाँ सर वहां ना बोला, जो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ हाँ बोला, यहाँ पर हाँ बोला, यहाँ चलो आप कर सकते हो 44ADA के तहत। ठीक है, तो क्या बोला? रेसिडेंट और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1, जिसमें नोटिफाइड वाले का पूरा मेंशन किया, वो प्रिजम्पटिव में आ सकता है। और सेक्शन 44AE में कौन आ सकता है सर? 44AE में वो आ सकते हैं जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं,
An assessee owning not more than 10 goods carriage at any time during previous year. 10 से ज्यादा गाड़ी ट्रक आपका नहीं होगा, चाहे छोटा गाड़ी हो बड़ा गाड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, 10 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप 44AE के तहत प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, सर प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या होता है, क्या सुविधा मिलता है, ठीक है, क्या सुविधा मिलता है। अच्छा, क्या सुविधा मिलता है, तो और एक चीज देख लो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में, एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशंस। इतना देर से मैं आपको बात कर रहा था एलिजिबल पर्सन, अब मैं बात कर रहा हूँ एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशंस। सर एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44AE। ये कौन सा बात चल रहा है, ये 44AD चल रहा है, ये 44ADA है और ये 44AE है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 का जो फर्स्ट पैरा है उसमें 44AD में कौन आ सकता है, सर कोई भी बिजनेस जो 44AE में मतलब ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में 10 से कम गाड़ी वाला बिजनेस को छोड़ के जिसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट प्रीवियस ईयर में 200 लाख से कम होगा, वो 44AD के तहत प्रिजम्पटिव में आ सकता है। सर 44ADA में कौन आ सकता है, मैं आपको अभी बोला नोटिफाइड वाले, एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 जिसका ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आप कोई प्रोफेशन संभालते हो, आप चार्टर्ड हो, आप अकाउंटेंट हो, आप CMA हो, आप CS हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप आर्टिस्ट हो, उनका एजेंट हो, मतलब आर्टिस्ट का जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई भी हो आप, अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है तो आप 44AD के तहत प्रिजम्पटिव में आ सकते हो। 44AE में कौन आएगा, बिजनेस ऑफ फ्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेज, जो गाड़ी भाड़े पे देता है, लीज पे देता है, गुड्स कैरेज के लिए देता है, बिल्कुल ठीक है, उनको लिया जाता है 44AE में, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये 44AD था, ये 44ADA था और ये 44AE था, ठीक है। अब प्रिजम्पटिव इनकम में क्या टैक्स भरोगे सर, प्रिजम्पटिव इनकम में टैक्स कितना भरना है, इसका क्या हिसाब है, ठीक है, इसका जानकारी लेना है सर आपको। कहाँ चला गया, ये देखो सर, अगर आप 44AD के तहत हो, क्या कहता है, सिंपल बात कर रहा हूँ, 8% ऑफ दी टोटल टर्नओवर सेल्स और ग्रॉस रिसीप्ट्स और सम हायर देन दी अफोरसेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी, या उससे जो भी अमाउंट वो काम अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर 8%, जितना भी आपका सेल होगा, टर्नओवर होगा, ग्रॉस रिसिप्ट होगा, उसका 8%। सर 6% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट्स, जो भी आप करते हो, अगर यही पूरा अमाउंट आप अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू से करते हो, मतलब बेसिकली जिसका प्रूफ करना आपके लिए आसान है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, और सच हायर सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी, या फिर जो भी ज्यादा अमाउंट वो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर 8% या फिर 6%। 6% तब लागू होगा जब आप क्या होगे सर, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, ठीक है, समझ में आया सर, ये पॉइंट समझ में आ गया। 44AD बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं, মানে পুরো অ্যামাউন্টটাই হতে হবে, जितना टोटल टर्नओवर करेगा उसका 8%। इसका एक क्वेश्चन कराया था, याद है आप लोगों को, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन मैंने एक बड़ा क्वेश्चन कराया था, उसमें मैं प्रिजम्पटिव का ही एक क्वेश्चन कराया था। अगर आप 10 लाख टर्नओवर करते हो तो 10 लाख का जितना 8% होगा या 6% होगा उतना आपका टैक्स अमाउंट होगा। না না সেটা বলছি না, মানে টার্নওভারটা পুরোপুরি আমি যদি ব্যাংকিং মারফতে করি তাহলে কি আমি 6% নিতে পারবো, মানে ধরুন কেউ 99% ব্যাংকে করলো আর 1% হয়তো ক্যাশে নিল। नहीं, बेसिकली ये पूरा अमाउंट की बात कर रहा है, 6% की टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव्ड बाय अकाउंट पेइंग चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब जितना आप बैंक के थ्रू से दिखाओगे उसी के ऊपर आपको 6% मिलेगा, जो कैश के थ्रू से होगा उसके ऊपर फिर 8% देना पड़ेगा। আচ্ছা या फिर वो তখন अमाउंट মানে आपको, সেটা हाँ बोल, স্প্লিট হয়ে যাবে আর কি, মানে हाँ কোনো split বিজনেস हो তো পুরো তো কম নয়, মানে একদম মানে পুরোটা ব্যাংকিং মারফতে করা, কেউ তো পেটি ক্যাশ হোক বা কিছু তো একটা তো এক্সপেন্সেস করেই মানে ক্যাশ মারফত, हाँ তখন সেটার উপর ऑब्वियसली 8%।
हाँ, अच्छा। 6% उसी में लगेगा जो आपका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। और जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अगर मतलब इनकम बेसिकली ये प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट हो रहा है ना सर, ये टैक्स अमाउंट नहीं, ये तो टर्नओवर पे, मतलब अगर मानो कि आप 50 लाख टर्नओवर कर रहे हो, बात को समझे सर, 50 लाख का 8% आपका इनकम माना जाएगा, 50 लाख का 6% आपका इनकम माना जाएगा, फिर उसके ऊपर टैक्स आएगा। दिस इज नॉट टैक्स, दिस इज इनकम। ये इनकम माना जाएगा कि भाई इतना आपने कमाया तो उसका इतना मान देंगे, ठीक है। ये बिजनेसमैन के लिए है, दिस इज फॉर बिजनेसमैन। और प्रोफेशन वालों के लिए 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ सच प्रोफेशन, जितना कमाओगे उसका 50%, मतलब ये 44ADA का बात कर रहे हैं, जितना कमाओगे उसका 50% इनकम मानेंगे। मतलब अगर 50 लाख कमाओगे, लेस देन 50 लाख ऑब्वियसली, मतलब हमारा आपका 45 लाख है, ये लेस देन 50 लाख वाले के लिए है ना। अगर आप 45 लाख कमाते हो तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 22.5, क्या 50% आपका प्रॉफिट मानेंगे, इनकम मानेंगे। सम हायर देन द aforesaid sum claimed to have been earned by the SEC, जितना हायर अमाउंट आप क्लेम करोगे, बट बेसिकली 50% ऑफ सच रिसिप्ट्स ऑफ सच प्रोफेशंस, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिजम्पटिव इनकम, ठीक है। और अगर आप অডিট করতে লাগবে কি লাগবে না, हाँ बोलो, এই পার্সেন্টেজের উপর ক্যালকুলেশন করতে নির্ভর করছে যে আমাদের অডিট করতে হবে কি হবে না। हाँ ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। মানে পিএল যখন করব, পিএল এটা শো করব সেলস যেটা টার্নওভার থাকছে তার উপর যেটা প্রফিটটা বেরোবে আমার ইনকাম, यस, ওটার উপর নির্ভর করবে আমার মানে ট্যাক্সেবল অডিট কি নন ট্যাক্সেবল অডিट। हाँ मतलब बेसिकली वो अगर तुम्हारा नॉर्मल से कम दिखा रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है। 44AB में जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक बार 44AB आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर तुम क्लेम जो कर रहे हो, अगर वो क्लेम अमाउंट आपको नॉर्मल इनकम से कम बता रहे हो, आप प्रिजम्पटिव से भी कम बता रहे हो, तो ऑडिट करना है। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो हायर अमाउंट में ही टैक्स हो जाएगा। यू आर राइट, वेरी गुड। और ये पॉइंट देख लो सर, जो ट्रांसपोर्टर का केस है 44AE, फॉर ईच हैवी गुड्स व्हीकल, हेवी गुड्स भारी ट्रक होता है, उसमें 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलोडेड वेट, उसके हिसाब से हिसाब होगा। एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ। अब जितना आपका पर टन का भाड़ा होगा उसके हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से पर टन का, नॉर्मली एक गाड़ी में छोटा गाड़ी होगा तो 1-1.5 टन का माल होता है, बड़ा गाड़ी होता है तो उसमें 9 टन 10 टन 12 टन का माल आता है ना। ट्रक देखे होंगे आप लोग, हाँ। ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस की अगर आप थोड़ा सा खबर रख पाओगे ना तो समझ जाओगे। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल 6 चक्का ट्रक होता है, 12 चक्का या 14 चक्का ट्रक होता है, जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टर के पास होते हैं, वो बड़े बड़े ट्रेलर जो होते हैं वो थोड़ी ना छोटा छोटा बिजनेस के पास रहेगा सर, ठीक है। ट्रेलर वगैरह थोड़ा बड़ा लोगों के पास रहता है। तो बेसिकली बात ऐसा है कि नॉर्मल जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर होता है जिसके पास 10 से कम गाड़ी है, और गाड़ी का जो अनलोडेड वेट के ऊपर बेस करके या क्रॉस व्हीकल वेट के ऊपर बेस करके 1000 पर टन का आपको भाड़ा मिलता है, पर मंथ के हिसाब से या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, ठीक है। अगर भारी गाड़ी है तो 1000 पर टन का भाड़ा है, ठीक है। और अगर हल्का गाड़ी है फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। अब भारी गाड़ी के केस में तो 1000 पर टन हो गया, लेकिन हल्का गाड़ी जो है उसके केस में क्या है, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ पूरा मंथ का या पार्ट ऑफ द मंथ का आपको 7500 का भाड़ा मिल रहा है, ड्यूरिंग व्हिच सच व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी और अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड, अर्न, मतलब उसने अर्न किया वो क्लेम कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जो हायर होगा, मतलब 7500 या उससे ज्यादा जो भी अमाउंट होगा हो सकता है जो क्लेम करेगा वो, बट पॉइंट इज दैट कि ये 7500 पर मंथ फॉर छोटा मोटा गाड़ी, और बड़ा गाड़ी के केस में 1000 टका टन, ठीक है। क्रॉस व्हीकल का जो वजन है उसके बेसिस में पर टन का 1000 टका का भाड़ा। अगर 10 गाड़ी के कम आपके पास है तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में हिसाब लगा सकते हो। मतलब आपका इनकम क्या हिसाब हो जाएगा, आपका इनकम हिसाब ये हो जाएगा कि 1000 पर टन, अब जितना टन का माल होगा, अगर आप पूरा मंथ में मानो 12 टन का सामान आपने खींचा, ठीक है, तो 12 टन मतलब 12 टन इंटू 1000, इतना आपका इनकम 12000। और छोटा गाड़ी होगा तो ये हो जाएगा 12000 का पर मंथ का आपका। छोटा गाड़ी होगा तो 7500, ठीक है। तो 12 और 7.5, 19500, ठीक है। अगर 12 टन की जगह 24 टन होता है तो उसके हिसाब से इनको 1000 कर दो,
जितना होगा वो आपका इनकम माना जाएगा। मतलब ये स्टैंडर्ड रेट है, ये स्टैंडर्ड रेट है एक प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट करने का ट्रांसपोर्टर के केस में। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, नॉन अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग प्रिजम्पटिव इनकम, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA एंड 44BB 44AB, ये कुछ पॉइंट्स के साथ। और क्या बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ पर देखो हेवी गुड्स व्हीकल का डिटेल दिया है 44AE में, आप चेक कर सकते हो। हेवी गुड्स व्हीकल में एनी गुड्स कैरेज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच 12,000 kg का दाम जिसका है, ग्रॉस गाड़ी का जो वेट है वो 12,000 kg से अगर ज्यादा होता है तो उसे हेवी गुड्स बोलते हैं। ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब है टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल। और अनलेडन वेट क्या होता है, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया, ग्रॉस वैल्यू और द अनलेडन वेट। अनलेडन वेट का मतलब होता है द वेट ऑफ अ व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरीली यूज्ड विद द व्हीकल और ट्रेलर व्हेन वर्किंग बट एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर attendant and where alternative parts and bodies are used to unladen weight of the vehicle means the weight of the vehicle with the heaviest such alternative body or part, ठीक है। मतलब जो अल्टरनेटिव पार्ट, मतलब ड्राइवर का वजन और जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है उसको छोड़ के बोल रहे हैं, द वेट ऑफ व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरी यूज्ड विद द व्हीकल और ट्रेलर व्हेन वर्किंग बट एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर अटेंडेंट और वेयर अल्टरनेटिव पार्ट्स और बॉडीज आर यूज्ड व्हेन अनलेडन वेट ऑफ द व्हीकल काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, एक काम करते हैं, ये 44AE का चर्चा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 44AE और ये जो कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, ठीक है, कुछ एरिया है सर जो मुझे बात करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ लंबा चर्चा है और एक कॉन्सेप्ट है सर कॉम्पोजिट का, एक साथ करता हूँ, ठीक है। और ये अनलेडन का भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, मैं चर्चा करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक साथ थोड़ा ज्यादा लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं सर आज। समझ में आ रहा था सर, बोलो। हाँ सर। है सर। अभी वाइटल सेक्शंस था, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ पूरा हुआ है कुछ पूरा नहीं हुआ है। जब नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाए तो फिर नेक्स्ट वीक से क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना सर, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलो बाय फिर, टाटा। राखची दादा। ओके बाय सर। टाटा सर, बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर। স্যার বল। স্যার বলছি যে ওই মানে যে